हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस पूरे महीने की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज़ के बारे में। सितंबर में जो भी जगह न्यूज़ में रही उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी क्या रेलेवेंस है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो बात करेगा रिवर्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू इंडिया? इनमें से कौन सी इंडिया से फ्लो करती है? हेलमंड, उमखरा, सियांग या उम्याम? आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है रिवर्स इंडिया से फ्लो करती हैं या नहीं करती हैं, तो किस स्टेट से करती हैं, किस रीजन से करती हैं? ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, कुछ थोड़ी कम रही हैं, पर जब तक हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्यों रेलेवेंट है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आज का है उर्वाकालू विलेज के बारे में। उर्वाकालू विलेज कहाँ पर है? तो गुंटूर में है। गुंटूर कहाँ? एक डिस्ट्रिक्ट जो किस जगह है? आंध्र प्रदेश में। ये जगह फेमस है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रॉक पेंटिंग मिली है जो मेसोलिथिक पीरियड की है। मेसोलिथिक पीरियड की रॉक पेंटिंग कहाँ मिली है? गुंटूर में। गुंटूर में कौन सा विलेज है? उर्वाकालू विलेज। मेसोलिथिक पेंटिंग्स कब की होती है? मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जहां पर वो स्टोन के टूल यूज किए जाते थे जिनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये बीच वाला पीरियड है। इससे पहले क्या होता था? पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज और फिर न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज। पैलियो और न्यू के बीच का पीरियड है मेसोलिथिक। पैलियो, फिर मेसो, फिर न्यूलिथिक। ये तीन तरह का डिवीजन है। ये बीच वाला पीरियड मेसोलिथिक था जहां पर माइक्रोलिथ डेवलप किए गए थे। माइक्रोलिथ स्टोन टूल थे जो इनसे थोड़े एडवांस थे और इनके थ्रू वो बेहतर नक्काशी या शिकार भी कर पाते थे। उस वो पीरियड का हमें एक पेंटिंग मिली है आंध्र प्रदेश में। ये 1867-68 में आर्कियोलॉजिस्ट आर्चिबाल्ड कैरेलियल ने सबसे पहले डिस्कवर की थी इंडिया में रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स क्यों होती थी? रॉक पेंटिंग्स इसलिए क्योंकि उस टाइम में बेसिकली बस स्टोन के टूल हुआ करते थे और वो उसको जो पहाड़ों पर वो नक्काशियां उनसे करते थे। जो लाखीदियार रॉक पेंटिंग्स हैं या और जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हम एनसीईआरटी में कवर करते हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में, तो इससे आप इसको रिलेट करके वो टॉपिक अभी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है ब्लू ओशन इवेंट के बारे में। ब्लू ओशन क्या होता है? भाई ओशन तो ब्लू ही होता है, तो ये कोई इवेंट, कोई डांस कंपटीशन नहीं है। ब्लू ओशन इवेंट का मतलब है एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा समय जब जो एक ओशन है जो नॉर्मली ब्लू नहीं था वो ब्लू होता जा रहा है। तो वो कौन सा ओशन था जो ब्लू नहीं था? आर्कटिक। आर्कटिक के रीजन अक्सर कैसे होते थे? वाइट। आर्कटिक वॉज अ वाइट, इज स्टिल अ वाइट ओशन जो धीरे धीरे ब्लू होता जा रहा है क्योंकि वहाँ की बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है। बर्फ क्यों पिघल रही है? बर्फ इसलिए पिघल रही है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक के आसपास की बर्फ पिघल रही है और पूरा रीजन वाइट से ब्लू होता जा रहा है, इसलिए कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट। अब जो आर्कटिक में जो बढ़ रहा है इसे हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, गर्मी का। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो एम्प्लीफाई हो जाता है, वो बढ़ जाता है। वो कैसे? मान लीजिए ये पूरा इलाका पहले ओशन कवर था आइस के थ्रू, तो हम पता है कि जब आइस पर कोई सनरेज पड़ेगी तो वो उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन मान लीजिए इधर की आइस अब पिघल चुकी है, ये वाली, ये पानी है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर नई लाइट पड़ेगी रेज तो वो इसको रिफ्लेक्ट करने के बजाय अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। तो ये पूरा पानी का इलाका जो है वो गर्म हो गया। क्योंकि इलाका गर्म है तो अपने साथ साथ यहाँ की जो आइस है इसको भी तेजी से पिघलाएगा और समुद्री इलाके का पानी भी गर्म होगा और ये पूरा इलाका और ज़्यादा पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्मी से बढ़ने लगेगा। क्योंकि ये बर्फ़ पिघलेगी तो जो ये अल्बीडो इफेक्ट यहाँ हो सकता था, यहाँ जो रिफ्लेक्शन हो सकता था, समय के साथ ये भी कम हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, नॉर्मली ये पूरा इलाका पहले आइस से भरा होता था, पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरी की पूरी आइस थी तो बहुत ज़्यादा ये सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट कर सकती थी। अब धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई। क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ पिघली तो यहाँ जो एल्बिडो था वो हो नहीं पाया, इन्होंने सनरेज को एब्जॉर्व करके यहाँ पानी गर्म कर दिया। अब क्योंकि यहाँ का पानी गर्म है तो और बर्फ़ पिघलेगी, रिफ्लेक्शन और कम होगा और ये इलाके में और ज़रा बर्फ़ पिघलती चली जाएगी। इसे एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस रीजन में और ये क्योंकि पूरा का पूरा ओशन जो वाइट था वो ब्लू होता जा रहा है, इसलिए कहते हैं हम इसे ब्लू ओशन इवेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है ब्लू ओशन इवेंट तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन आंसर करना है या क्लाइमेट चेंज पे आपको ऐसे लिखना है तो वहाँ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन या ब्लू ओशन इवेंट मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्लू ओशन इवेंट एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल त्रासदी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट और कंट्रीज के लिए थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी भी यहाँ बनती दिख रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहां पर नए ट्रेड रूट्स बनने की बात है। तो ब्लू ओशन इवेंट क्या है भाई? एक सिचुएशन जहां पे आर्कटिक ओशन आइस फ्री हो जाता है समर्स के दौरान। अन्यथा नॉर्मली वो साल भर वाइट रहा करता था, साल भर वहां फ्रोजन रहता था, वो अब
समर्स में आइस फ्री हो जाएगा। तो ये जो एब्सेंस है सी आइस का, वो दिखाता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, आर्कटिक का सिस्टम बदल रहा है, और स्पेस में जो उस रीजन का स्पेस है वहाँ आइस का लॉस हो ही जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है तो नॉर्मली यहाँ से शिप्स नहीं निकल सकते थे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब शिप्स को निकलने के लिए एक नया न्यू रूट डेवलप हो रहा है जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। पहले यहाँ क्योंकि साल भर बर्फ़ रहती थी तो शिप्स का गुजरना नामुमकिन हुआ करता था। अब क्या है, यहाँ बर्फ़ पिघल रही है। नॉर्मली अगर कोई चाइना से रशिया जाना होता था किसी शिप को, तो वो भाई यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए इंडियन ओशन के पास से स्वेज कनाल को पार करते हुए मेडिटेरियन होते हुए तब यहाँ नॉर्वे से गुजरते हुए तब यहाँ रोटरडैम या फिर इधर से घुस के रशिया में जाकर व्यापार करता था। रशिया के लिए जो रूट हुआ करता था वो काफ़ी लंबा और काफ़ी दुखदाई होता था, क्योंकि उनके पास वैसे ही रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट्स कम है। रशिया का पूरा रीजन देखो, ये पूरी की पूरी जो कोस्ट लाइन है रशिया की इधर वाली, ये आप देखोगे तो पूरी कहाँ पर है, आर्कटिक रीजन में। तो वहाँ पे वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है, यानी गर्मियों में इनके आसपास के जितने पोर्ट हैं वो जम जाते थे, तो वहाँ शिप्स का जाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए अब जब ये नया रूट बन रहा है तो एक नया नॉर्दर्न सी रूट बन रहा है जो गर्मियों में यहाँ से शिप्स आराम से गुजर पाएंगे। इससे एक नया सी रूट डेवलप होगा जिससे कुछ कंट्री जैसे रशिया और चाइना, इनको अब यहाँ मलक्का से नहीं गुजरना पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी इनके साथ व्यापार इस रूट के अब जो पोर्ट से वहाँ करने वाला है। इंडिया ने भी ये फार ईस्ट का रीजन जो है यहाँ से व्लादिवोस्तोक और चेन्नई, इनके बीच में एक शिपिंग रूट डेवलप किया जा चुका है। तो ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, इसमें किस तरह चाइना और जो आर्कटिक कंट्रीज हैं आपस में भिड़ी हुई हैं, ये हमें पता है और हमने डिस्कस किया भी है। तो ये आपको वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि जब आर्कटिक रीजन पिघलेगा तो क्या होगा। इसके अलावा आर्कटिक कंट्री कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए आसपास। क्या कनाडा एक आर्कटिक कंट्री यहाँ है, अमेरिका भी है, ग्रीनलैंड भी है, एक आइलैंड आइसलैंड का भी पड़ता है, रशिया है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारी की सारी आपकी आर्कटिक कंट्रीज हैं जो आर्कटिक रीजन में जिनका इलाका लगता है। यहाँ आसपास कौन से सीज हैं, जैसे चुक्शी सी कहाँ पर है, तो ये इस इलाके में है। तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं ज्योग्राफी की इस रेलेवेंट न्यूज़ के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आसियान के बारे में। 20th इंडिया आसियान समिट हाल में हुई और 18th ईस्ट एशिया समिट भी साथ साथ हुई है। आसियान कहाँ सिचुएटेड है? आसियान असल में वो कंट्रीज हैं जो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में। हमें पता है ये इलाका है साउथ एशिया का, जिसमें हम इस रीजन को देखते हैं साउथ एशिया। इसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया। तो ये रीजन जो है, इसकी खास बात ये है, चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इधर आपका इस साइड यूएसए है। तो बड़ी कंट्रीज के बीच का एक रीजन है, छोटी छोटी कंट्रीज का। जो कंट्रीज साथ आई उन्होंने एक कॉमन मार्केट बनाया, उस मार्केट से उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिला इकोनॉमिक। उस लेवरेज का फ़ायदा उठा के उन्होंने अपने ट्रेड में काफ़ी बढ़ोतरी करी। उस ट्रेड की बढ़ोतरी की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डअप हुआ। कैपेसिटी बिल्डअप होने की वजह से उनकी इकोनॉमी जो कंप्लीट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और काफ़ी ज़्यादा यहाँ ग्रोथ देखने को मिली। और लगातार इंडिया इनके साथ पहले ट्रेड का पार्टनर बनने की बात तो हुई थी। इंडिया को भी एक टाइम ऑफर आया था कि आप आसियान ज्वाइन करिए, पर इंडिया ने उस टाइम में आसियान ज्वाइन नहीं किया। अब हालांकि लगातार अपनी लुक ईस्ट जो पॉलिसी इंडिया की 1991 में 92 में आई थी, वहाँ से अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की है, क्योंकि इंडिया चाहता है इस रीजन के साथ और ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को जोड़ने के लिए। नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, आपके पास ब्लू इकोनॉमी डेवलप होगी। अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत लगातार इंडिया कई प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एक ट्राइलेटरल हाईवे बना रहा है। इसके बाद म्यांमार के साथ इंडिया का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। कौन सा मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है बताइए मुझे आप? कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, जिससे इंडिया कोशिश कर रहा है कि म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ा जाए। तो एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेंगे। कालादान एक रिवर का नाम है जो म्यांमार में बहती है। तो इस तरह से आप देखो लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है, ये जो IMT इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है 3 देशों के बीच का, इसको बढ़ा के वियतनाम तक जोड़ने की बात की जा रही है। और आसियान में कितनी कंट्रीज़ हैं? पहली बात, आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं। इनमें कुछ कंट्रीज थोड़ी इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, CLMV कंट्रीज को कहते हैं, CLMVT कंट्रीज, यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और ये आपका थाईलैंड, ये कंट्रीज है CLMVT कंट्रीज। तो अगर आप इंडिया के करीब देखो तो पहले जो चंक आता है देशों का वो है CLMVT कंट्रीज। फिर आपको यहाँ दिखता है बाकी कंट्रीज, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। इंडोनेशिया में इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कौन सा? सबांग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं इंडिया। सिंगापुर इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर मलेशिया के साथ भी इंडिया के अच्छे संबंध रहे, कुछ बीच में खराब रहे, लेकिन मलेशिया और फिलीपींस के साथ इंडिया कौन सी डिफेंस डील करना चाह रहा है? तो रिसेंटली इंडिया इनके साथ अपने
ब्रह्मोस को बेचने की बात कर रहा है। तो इस तरह की कंट्री बहुत रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर आता है साउथ चाइना सी, जहाँ पर विवाद है इन कंट्रीज किसके साथ, चाइना के साथ। ऊपर है ईस्ट चाइना सी, जहाँ जापान का विवाद है इनके साथ। तो ये सारी कंट्रीज का विवाद चाइना के साथ है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये कंट्रीज हो जाती हैं। इनके मेंबर कंट्रीज का नाम याद करना है तो याद रखिए ये इंडिया है। यहाँ से आप घुसोगे तो नॉर्मली तो आप कहोगे म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रूनी है, फिलीपींस है। तो इस तरह से आप 10 नाम याद कर सकते हो। वरना सिंपल है, CLMV कंट्रीज इंडिया का टारगेट है। CLMVT यहाँ पर डेवलपमेंट करना, इनके साथ ग्रो करना, इसलिए ये चंक 5 कैसे याद कर लो, CLMVT और प्लस फिर आपके पास बच गया मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी और फिलीपींस। इनमें जो MISP कंट्रीज हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर कंट्री स्थिति में है, बाकी की तो हालत बहुत ख़राब है। तो ये कंट्रीज हो गई आपकी 10 कंट्रीज किसकी, आसियान की। अब आसियान के अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ईस्ट एशिया की समिट भी हो रही है। तो ईस्ट एशिया समिट में क्या होता है, 10 कंट्रीज की आसियान की प्लस 8 बाहर की कंट्रीज आके इनके साथ बात करती हैं। ये 10 तो आपको याद हो गई, CLMVT प्लस बाकी 5। जो 8 कंट्रीज रेस्ट हैं जो इसमें इनके साथ आके बात करती हैं, वो बहुत दुनिया के पावरफुल इकोनॉमीज हैं। तो इनको आप जोड़ों में याद करो, इंडिया, चाइना, USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो आसियान के साथ आकर इसमें भाग लेती हैं। ये है ईस्ट एशिया समिट जो इसके ऊपर बात की जाती है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो इसमें आके नेगोशिएट करती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हिस्सा लेती है ज़रूरी है, याद करना आसान है, थोड़ा दिमाग लगा करोगे इजीली याद हो जाएगा। तो ये आपके हो गए CLMVT प्लस MISBP और इधर आपका हो गया आसियान प्लस ये 8 कंट्रीज़ जो पार्ट है ईस्ट एशिया समिट का। अब आसियान की रेलेवेंस क्यों है, हमें पता है कि आसियान एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक है। ट्रेड के हिसाब से, हमारे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के हिसाब से, इंडो पैसिफिक ओशन की सिक्योरिटी के लिए, जो साउथ चाइना सी है वहाँ जो चाइना का बढ़ता प्रभुत्व है उसलिए। इसके अलावा इंडिया डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्रो कर रहा है, चाहे वियतनाम की बात करो, चाहे फिलीपींस की बात करो, चाहे इंडोनेशिया की बात करो। इसके अलावा इंडिया का एक बड़ा जो एक हिस्टोरिकल रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस भी यहाँ के साथ है। हम कई बेसिक चीज़ अपनी यहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं और इंडिया एक बड़ा मार्केट है जहाँ इंडिया एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने ट्रेड को। इसलिए ईस्ट एशिया समिट और जो आपके आसियान कंट्रीज़ है बहुत रेलेवेंट है और यहाँ मेजर कंट्रीज़ आती हैं जिसका फ़ायदा इंडिया उठाना चाहता है अपने मार्केट को ग्रो करने के लिए। क्योंकि याद रखिए RCEP एक जो ग्रुप था, जो एक मेगा ट्रेड ब्लॉक बना आसियान की 10 कंट्रीज़ प्लस 5 कंट्रीज़ के बीच में, 15 कंट्रीज़ है RCEP का पार्ट। इसमें इंडिया भी एक समय में पार्ट होने की नेगोशिएट कर रही थी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें आसियान की 10 कंट्रीज़ प्लस चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। यहाँ पर इंडिया भी नेगोशिएट कर रहा था, ये दोनों इसका पार्ट नहीं है। इंडिया भी नेगोशिएट कर रहा था, बाद में इंडिया बाहर हो गया। तो RCEP की बात थी, RCEP नेगोशिएट ही ईस्ट एशियन जो इस समिट में आती है कंट्रीज, अमेरिका, रशिया को छोड़ के इनके बीच में किया जा रहा था, इससे इंडिया बाहर निकल गया। ये दिखाता है कितना रेलेवेंट है ये रीजन ट्रेड के हिसाब से। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी जो रिसेंट इंडिया आसियान समिट हुआ इसमें बात क्या क्या हुई, तो इंडिया 2002 के साथ ही इनके साथ एनुअल समिट करता है हर साल। 30th अभी लास्ट ईयर एनिवर्सरी मनी थी। इनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इसका मतलब सिक्योरिटी के डायमेंशन में भी डिस्कशन होती है, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे डिस्कशन होती है। दोनों देशों के, दोनों ही ग्रुपों के बीच में, आसियान और इंडिया के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। और अब देखा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक जो एक इंपॉर्टेंट पावर गेम जहाँ चल रही है, उसकी रेलेवेंस को देखते हुए रीजन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 12 पॉइंट प्रपोजल की बात करी, जिसमें मिशन लाइफ, जो इंडिया लगातार मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा है। मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी मतलब जैसे लैंड से आपने कनेक्टिविटी जोड़ी, रोड बनाकर, रेल लिंक्स आप जोड़ने की कोशिश करोगे, ओशियन, फिर रिवरवेज। जैसे कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट की आगे, पहले आप कोलकाता के सी रूट से आओगे, कालादान रिवर पे जाओगे, फिर वहाँ पे उनके हाईवे से होते हुए आप आगे इंडिया में कनेक्ट कर जाओगे। तो ये रूट इस तरह से मल्टी मोडाल, जहाँ कई तरह के आप सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा इंडिया जो CDRI है इंडिया का, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका इंडिया लीड कर रहा है, उसमें पार्ट करने की बात और ज़्यादा ज्वाइन करने के लिए इनको बोला गया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब एरियाज़ पे लगातार डिस्कशन की गई, एक प्रपोजल दिया गया। यहाँ पर आपको आकर हमारे साथ और ज़्यादा बेहतर रूप से कोलैबोरेट करना चाहिए। और आसियान के साथ इंडिया लगातार फ्यूचर देखता है इस रीजन में ग्रोथ और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। ये बातें हो गई 20th आसियान इंडिया समिट की, और कौन कौन ईस्ट एशिया समिट में कंट्रीज हैं ये हमने समझ लिया। अब एक पॉइंट है माया ट्रेन प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये है मैक्सिको।
यहाँ मायान सभ्यता रहा करती थी एक समय में, और अभी भी कुछ मायान लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, बेसिक तरीके से ही जीते हैं। तो मेक्सिको ने सोचा क्यों ना एक ट्रेन बनाई जाए पूरे कैनकन पेनिनसुला में, ये रहा कैनकन का रीजन, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आए और इस पूरे रीजन में घूमे जाए, यहाँ लोगों के पास काम की सुविधाएं भी बढ़े, व्यापार भी बढ़े और यहाँ पर एक नई इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले। ये कोशिश थी इनकी। लेकिन अब ये जो युकाटन और कैनकन का रीजन है जहाँ पर ये सभ्यता एक टाइम में हुआ करती थी, अभी भी कई लोग वहाँ उस तरह से रहते हैं। बाद में स्पेनिश लोगों ने यहाँ पे आक्रमण करके उनकी पूरी सभ्यता को ध्वस्त कर दिया था। ये रेल लिंक से जोड़ने का प्रोजेक्ट जो माया ट्रेन प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्रोमिनेंट टूरिस्ट बढ़ाने के लिए रूप से देखा जाता था, व्यापार और काफ़ी ग्रोथ की संभावना ये होंगी। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी जो मैक्सिको को दिख रही थी, उनके प्रेसिडेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। पर दिक्कत ये है कि जो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ की इकोलॉजी को तबाह करने की पूरी संभावना है। तो अगर आप जब आप देख रहे हो, जैसे हमने भी देखा कि इंडिया में जो 4 धाम प्रोजेक्ट बनाए गए, हाईवेज या आपके 8 लेन के हाईवेज बनाए गए, उससे कनेक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड और ज़रा बढ़ गई हैं। तो इकोलॉजी को नुकसान पहुंचने की बातें की जा रही हैं उसके बारे में। पहले हमने देखा है जो हमारा वेस्टर्न घाट्स हैं, चाहे कस्तूरी रंगन कमेटी हो, चाहे माधव गडगिल कमेटी हो, उन कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जो आपका ग्रीन रीजन है, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न घाट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे रेनाइसा होगा, दोबारा यहाँ पर एक तरह का ग्रोथ देखने को मिलेगी, लोगों को पता लगेगा कि और टूरिस्ट भी आएंगे, तो जो कैरेबियन और ये हिस्टोरिक मायान साइट्स हैं इनको फोकस मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। लेकिन एक तर्क ये भी कहा जा रहा है कि माया ट्रेन प्रोजेक्ट एक तरह का इकोसाइड है। इकोसाइड मतलब जैसे हम देखते हैं ना, एक टर्म होता है जेनोसाइड, कि किसी की जनसंहार करने एक पर्टिकुलर समुदाय का, इस तरह इकोसाइड टर्म है कि भाई आप जो कर रहे हैं इससे पूरी इकोलॉजी वहाँ की ध्वस्त हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इससे लाखों लोगों के जो एनवायरनमेंट है उसको तबाही मिलेगी, तबाही हो जाएगी उसकी, और पूरा का पूरा इलाका जो इसकी एनवायरमेंटल सेंक्टिटी है, जो इसकी खास बात है, जिस तरह से एक बायोडाइवर्सिटी रहती है, वो सब पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसलिए इसे इकोसाइड भी कहा जा रहा है। इकोसाइड और एथनोसाइड, यहाँ के रीजन के लोगों के जीवन का तरीका भी गलत हो जाए, तबाह हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है कभी ढंग से काम नहीं करेगा। इससे पहले जो ये टर्म है, सबसे पहले आर्थर ग्लैडस्टोन ने बोला था कि जो अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज गिराया था वियतनाम वॉर में, जो उनका एक यूज़ किया गया था केमिकल वॉरफेयर का, इसको उन्होंने कहा था इकोसाइड, जहाँ पे एनवायरमेंटल तबाही मची थी और जेनोसाइड का भी पार्ट एक तरह से इसको देखा जाता था। तो ये है माया प्रोजेक्ट ट्रेन का, कहाँ पर, मैक्सिको में, जिसके ऊपर ये बातें चल रही हैं कि ये शायद एक तरह का इकोसाइड बन जाएगा। टूरिस्ट तो आएंगे लेकिन पूरी यहाँ की एनवायरनमेंट, पूरी यहाँ की इकोलॉजी तबाह और ध्वस्त हो जाएगी नए रेल लाइन्स बनने से। तो ये हमेशा जो डिबेट है वो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच की डिबेट है, जो यहाँ भी मैक्सिको में देखी जा रही है लगातार। ये बात है माया ट्रेन प्रोजेक्ट की। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक गुजरात डिक्लेरेशन हाल में हुआ, जो ग्लोबल समिट हुई थी जामनगर में। जामनगर गुजरात में एक जगह है वहाँ पर, जिसमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर ग्लोबल समिट हुई, जहाँ की इंडिया की कई सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हमें पता है, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे होम्योपैथी नहीं आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, इनको और ज़्यादा प्रोमिनेंटली कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इनको और इनका पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल और लोगों के लिए हेल्थ की समस्याओं को दूर किया जाए, उसको लेकर बात हुई। कहाँ हुआ था ये? WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023, कहाँ? गुजरात में, जहाँ गुजरात डिक्लेरेशन की गई। आगे देखिए, एक लेक आपको दिखाता हूँ। ये लेक कैसी दिख रही है? ये जो इलाके हैं, आइलैंड कैसा, कितना सुंदर आइलैंड है। ये असल में है पुलाव सेमाकाओ। पुलाव सेमाकाओ ये खूबसूरत जो ऑफ शोर, एक आइलैंड नहीं है असल में, ये एक लैंडफिल है, यानी यहाँ पर कचरा भरा जाता है सिंगापुर का। तो इतने अच्छे से ये लैंडफिल है, यहाँ गुजरोगे तो आपको लगेगा भाई ये कोई आइलैंड है, लेकिन ये अपने देश का कचरा सिंगापुर जाके यहाँ पे डालता है और दिखाता है कैसे उसको वो मैनेज करें। लैंडफिल जहाँ पे कचरे को एक तरह से ज़मीन में गाड़ा जाता है और फिर उनको प्रोसेस किया जाता है। तो अब दिक्कत ये रही, ये जो आइलैंड है पुलाव सेमाकाओ, यहाँ पर दिक्कत ये आ गई, ये इलाका अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैश जमा हो गया है। और सिंगापुर के साथ दिक्कत ये हुई कि 7.4 मिलियन टन वहाँ पर वेस्ट पिछले साल जनरेट हुआ, केवल 57% वहाँ पे रिसाइकल हुआ। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2019 में वहाँ पे कहा था कि हम जीरो वेस्ट कैंपेन ला के आए हैं, जहाँ पर 70% तक जो भी कचरा होगा उसको हम रिसाइकल करेंगे और पूरे इलाके को मैनेज करेंगे। और जिसमें जो उनका ट्रैश डंप यार्ड, एक तरह का ये इनका कूड़ादान है, जहाँ अपना कूड़ा आगे डंप करते हैं। तो कहना था कि इस डेकेड के अंत तक यहाँ से 30% वो जो इस आइलैंड में जो ट्रैश है उसको वो रिसाइकिल कर देंगे या फिर उसको प्रोसेस कर देंगे। तो ये आइलैंड डेवलप किया गया पुलाव सेमाकाओ,
एज अ डंप यार्ड। अगर आप दिल्ली के आसपास है तो आपको पहाड़ दिखता है कचरे का, जो कोई पहली बार है उसे लगता है शायद ये पहाड़ है, पर असल में वो कचरे का पहाड़ है। उसी तरह से यहाँ इनका जो लैंडफिल है, ये इसको लेके यहाँ पे इस आइलैंड में एक ऑफ शोर इनका वो डंपिंग यार्ड है, लेकिन वहाँ उसको प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ जैसे जैसे कचरा बढ़ता जा रहा है तो सिंगापुर के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अगेन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एग्जांपल आप दे सकते हैं, सिंगापुर कैसे पुलाव से मकाकों को यूज़ करता है और कैसे इंडिया भी इससे कुछ सीख सकता है। अब जैसे वो जीरो वेस्ट कैंपेन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ इंडिया के पास भी एक सीखने की चीज़ है, कैसे हम वेस्ट को मैनेज करेंगे, कैसे वेस्ट को हम प्रोसेस करेंगे जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान ना हो और हम बेहतर तरीके से अपने वेस्ट को मैनेज कर पाएँ। हमारी प्रकृति के प्रति जो कमिटमेंट है वो ढंग से पूरी की जाए। यह पुलाव से मकाओ की बात हमने कर ली, जीरो वेस्ट की बात कर ली, यहाँ चीज़ें उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अगला इससे जुड़ता एक और लेक है उमियाम लेक। उमियाम लेक कहाँ है भाई? ये लेक बड़ी सुंदर सी दिख रही है, कहाँ पर होगी ये लेक? ये भी क्या इंडोनेशिया या मलेशिया में है या सिंगापुर में? तो नहीं, ये इंडिया में है, मेघालय शिलोंग में ये लेक है। यहाँ पर रिसेंटली क्लीन करने के लिए कहा गया कि भाई हम AI पावर्ड और रोबोटिक बोट्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि यहाँ इस लेक में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ गया। बहुत खूबसूरत सी लेक है, एक असल में मैन मेड लेक है ये उमियाम लेक, और इस लेक में बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ गया, तो AI से रोबोट्स को ले जाकर यहाँ से लेक से निकाला जाएगा, कचरे को साफ किया जाएगा। और प्लस रिसेंटली जो कोर्ट है उसने एक जो एक PIL है वो भी इस लेक के बारे में है कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यहाँ आप एक तो पहले वेस्ट मैनेज करें और टूरिस्टों को मैनेज करें। PIL आई थी इस लेक को लेकर। तो उमियाम लेक कहाँ पर है? उमियाम लेक कहाँ? मेघालय में है। इसके अलावा मेघालय में कई रिवर्स भी बहती है जिसके बारे में हम ढंग से कवर नहीं करते, क्योंकि ये लेक उसके आसपास है तो आपको रिवर्स भी याद कर लेनी चाहिए। ये देखिए, ये है उमियाम लेक। यहाँ पर उमियाम रिवर भी है जो यहाँ से जाती है। ये है उमियाम रिवर, ये है उमक्रान रिवर, और ये है आपका उनगोट रिवर। तो ये सारी रिवर्स यहाँ से बहती है, उमखेन रिवर, उमक्राम रिवर और उमियाम रिवर। तो ये रिवर्स आप याद करो ना करो, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि चलो भाई उमियाम लेक है मेघालय में, तो उमियाम से मिलता जुलता जो भी आपको दिखे। उमियाम रिवर कहाँ है? तो मेघालय में, ऑब्वियसली इंडिया में है। उमखेन इंडिया में, उमक्राह इंडिया में है। तो नाम से उम्क नाम से जो रिवर्स है सारी की सारी मेघालय में बहती हैं। ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन भी पूछा था कौन कौन सी रिवर्स इंडिया का पार्ट है, तो बिल्कुल इंडिया का पार्ट है। ये रिवर यहाँ से बहती है, काफ़ी रेलेवेंट है। ये रहा इस रिवर का रूट, उमक्रा, उमश्री, और ये आपको यहाँ पे पूरा रूट देखने को मिलता है मेघालय के आसपास का। ठीक है, तो ये लेक वहाँ जो है मैनमेड लेक, इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ये हमने चीज़ें यहाँ पर देखी। उमियाम लेक कहाँ पर है, क्या इसकी रेलेवेंस है, कौन सी रिवर आसपास है? तो उमक्रा लेक की बात कर लें हम, या फिर हम उमियम रिवर भी एक है उसकी बात कर लें। तो ये सारी रिवर्स कहाँ हैं? शिलोंग और मेघालय में बहती है। मेघालय का ऑब्वियसली पता ही आपको, नॉर्थ ईस्ट में। अगला टॉपिक है हेलमंड रिवर के बारे में। हेलमंड रिवर कहाँ बहती है? हेलमंड रिवर असल में अफगानिस्तान और ईरान के बीच की रिवर है, जहाँ बहुत विवाद दोनों देशों के बीच में बह रहा है, चल रहा है। ये यहाँ से रिवर आती है, काबुल होते हुए हेलमंड रिवर जाती है, और यहाँ दोनों के देशों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद है कि भाई रिवर को ईरान चाहता है कि उसके पास और रिवर का एक्सेस हो ताकि वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ईरान एक वाटर स्कार्स कंट्री है, अफगानिस्तान में भी पानी की बहुत कमी है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले भी इंडिया भी सलमा डैम के ऊपर काम कर रही थी, तो भी कुछ विवाद हुआ था यहाँ। तो लगातार रिवर स्कार्स रीजन में लगातार जो हम स्थिति देख रहे हैं उसके बारे में बताइए, ताकि आपको पता रहे हेलमंड रिवर कहाँ बहती है। अफगानिस्तान ईरान के बीच में है, एक बहुत बड़ा विवादास्पद ये एक रिवर है जहाँ दोनों देशों के बीच में लगातार विवाद होता रहता है, कैसे यहाँ का पानी मैनेज किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। अगला टॉपिक है सियांग रिवर के बारे में। सियांग रिवर कहाँ है भाई? सियांग रिवर ऑब्वियसली आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर बाद में बनती है सियांग, और कहा जा रहा है इंडिया एक बराज बनाएगा बहुत बड़ा सियांग रिवर के ऊपर, ताकि जो जब तिब्बत से सांगपो आती है तो वहाँ जो लगातार डैम चाइना बना रहा है उससे जो इस रीजन को नुकसान पहुँच रहा है उसको कर्टेल करने के लिए इंडिया यहाँ पर एक बराज बनाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि कभी पानी बरसे ज़्यादा और वो सारी की सारी रिवर से ऊपर वहाँ से आ जाए पानी और हमारा पूरा का इलाका अरुणाचल के आसपास का डूब जाए। तो सैंगपो जब तिब्बत में आती है तो वहाँ बहुत सारे इनके ऊपर डैम बन रहे हैं। सैंगपो बाद में सियांग बनती है, और सियांग बाद में आपका ब्रह्मपुत्र, और नीचे बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये बोला गया कि भाई हम यहाँ पर एक बड़ा सा एक बराज बनाएंगे। तो देखिए क्या रूट है, जैंगमो डैम यहाँ पर बनाया गया, या जारलुंग सैंगपो जो रिवर है, बाद में यहाँ सियांग बनती है, फिर ये पासी घाट के बाद ये बिल्कुल एक तरह से ड्राई अप कर जाती है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्रा बनकर नीचे ये जमुना बन के बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ बहुत सारे डैम बनने की बात हो रही है। देखिए डागू है, जियाजू है, जैंगमू है, जियाचा डैम है, कई सारे डैम ब्रह्मपुत्रा के ऊपर लगातार चाइना बिल्ड कर रही है, और इसीलिए बहुत नुकसान यहाँ पर इंडिया की जो वाटर सिक्योरिटी है, जो यहाँ पे फ्लडिंग हो सकती है, जो उनकी इस रीजन में जो रिवर है वो उनका भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये सारी समस्या इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म है, और इसको रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है, किसी तरह भी इसको रोका जाए, इस वाटर फ्लो को रोका जाए।
इंडिया में घुसने से, ऐसा चाइना चाह रहा है, जो इंडिया अब इसको मैनेज करने की, कभी बरसात में अगर वो ज़्यादा अपने फ्लड गेट्स खोल दें अपने डैम्स के, तो कहीं वो पूरा इलाका ही ना डूब जाए, इसलिए इंडिया भी एक बराज डेवलप यहाँ करना चाह रहे हैं। तो सियांग, सुबनसिरी, यालुंगजांगपो, ब्रह्मपुत्रा, जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं कौन कौन से, ये आपको यहाँ पर पता होना ही चाहिए। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी एक न्यूज़ जो आज चली है, डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, नेक्स्ट वीक हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। G20 अभी चल ही रहा है, इसलिए अफ्रीकन यूनियन को इसका पार्ट बनाया गया। तो बहुत सारी कंट्री, 51 कंट्रीज का पार्ट है। कई रीजन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, इनमें से सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, लेकिन कुछ कंट्रीज को सस्पेंड किया गया है। कौन कौन सी सस्पेंडेड कंट्री है? तो गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइगर, सूडान और गैबॉन, ये वो कंट्रीज हैं जिनको अभी अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड किया जा चुका। तो अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 का पार्ट बन जाएगा। तो हमें पता है 19 कंट्रीज हैं इसके अंदर, प्लस एक EU है, प्लस अब एक अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन जाएगा। तो इट्स लाइक G21, नाम तो G20 रहेगा। तो इंडिया में समिट हो रही है, तो अफ्रीकन यूनियन की बात थी। कौन कौन सी कंट्रीज? एक 51 कंट्रीज के मेंबर है, कुछ कंट्रीज अभी इसमें से सस्पेंडेड चल रही हैं, 7 कंट्रीज सस्पेंडेड हैं। तो ये हमने समझा अफ्रीकन यूनियन के बारे में। और सेशेलिस और मॉरिशस, मडागास्कर, सब इसका पार्ट है अफ्रीकन यूनियन की, ये कंट्रीज हैं, ये आपने समझा। विच इंटरनेशनल लॉ इज एसोसिएटेड विद वॉट अवे बाउंड्री बिटवीन स्टेट्स? अगर कोई देश है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान, वहाँ पर कोई एक अगर वाटर बॉडी, कोई नदी या नाला कुछ बह रहा है उन दोनों के देश के बीच में, तो उसका डिवीजन अगर होगा तो वहाँ पे कौन सा इंटरनेशनल लॉ लगेगा? क्या आपको आइडिया? किसी लॉ के तहत ये डिसाइड होता है कि यहाँ पर कौन सा, जो अगर कोई रिवर बह रही है या फिर कोई छोटा सा वाटरवे है, कोई लेक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? उसको लेकर कोई रूल्स होते हैं, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई कंसेंसस होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसका नाम क्या है? क्या वो थालवेग प्रिंसिपल है, क्या हेलसिंकी रूल्स हैं, क्या मेकॉन्ग कंसेंसस है, या फिर वो मार्राकेश एग्रीमेंट है? आप मुझे आंसर बताइए, जब वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ मगरेब रीजन? पहली बात, मगरेब रीजन है कहाँ पर? एशिया में, अफ्रीका में, ये बताइए मुझे आप। दूसरा, इनमें से कौन सी कंट्रीज पार्ट है मगरेब रीजन का? सीरिया, इजिप्ट, लीबिया या ट्यूनीशिया? क्या ये सारी उसका पार्ट है या कुछ इसकी पार्ट है? कौन सा मगरेब रीजन कहाँ पर है, ये आपको इस वीडियो में पक्का पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मोरक्को अर्थक्वेक के बारे में। तो मोरक्को में एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया, जहाँ 2000 से ऊपर ज़्यादा लोगों की जान चली गई और बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई, और इट वॉज अ डेडली अर्थक्वेक। तो मोरक्को कहाँ पर है? पहली बात तो मोरक्को है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को। यहाँ पर अर्थक्वेक आया और बहुत हैवी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। यहाँ जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह ये थी क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफी ऐसी है उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आया। तो हम पहले देख लें लोकेशन कहाँ पर है। ये आपको ये रीजन है, सहारा की कंट्री है एक मोरक्को, यहाँ बिल्कुल आपको इस रीजन में दिख रहा है, नॉर्थ अफ्रीका के टॉप पर है, यहाँ पर मोरक्को स्थित है। मोरक्को को जरिए लोकेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रहा मोरक्को, ये अफ्रीका में लोकेटेड एक कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाए मोरक्को कहाँ है, तो अटलांटिक ओशन के पास है, यहाँ ये अटलांटिक ओशन है, ये रहा मोरक्को। मोरक्को के पास जो कंट्रीज़ हैं उनमें अल्जीरिया है, जिसके साथ का विवाद भी चल रहा है, वो सब भी देखेंगे। लेकिन पहले देख लो मोरक्को कहाँ पर है। अफ्रीका में है, नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है, नॉर्दर्न अफ्रीका यानी ऊपरी अफ्रीका जो है उस साइड ये पार्ट है उसका, ये आपने समझ लिया। अब बात आती है कि अर्थक्वेक आया क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट का इंटरेक्शन हुआ। हमें पता है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं धरती के नीचे, जो कि आपस में जब उनके बीच में कोई मूवमेंट होती है या वो कन्वर्ज करते हैं, तो जब वहाँ प्रेशर बिल्ड होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो मोरक्को का अगर आप लोकेशन देखो ना, तो ऐसी जगह सिचुएटेड है जहाँ पे अफ्रीकन और एशियन दोनों प्लेटें जो है वो आपस में टकराती रहती हैं, कन्वर्ज करती रहती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस बना रहता है, और क्योंकि स्ट्रेस बना रहता है और इसकी वजह से यहाँ एक माउंटेन श्रृंखला भी है, एटलस माउंटेन्स यहीं पर है मोरक्को में। एक मैप में देखते हैं एटलस कहाँ पर है, मुझे ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखो एटलस माउंटेन है। ये इधर एशिया वाली प्लेट हो गई, इधर अफ्रीका वाली प्लेट हो गई, यहाँ पर ये मोरक्को अवस्थित है, यहाँ पर एटलस माउंटेन्स भी है। तो ये माउंटेन्स भी नए माउंटेन, जैसे हिमालय माउंटेन इज ए न्यू माउंटेन रेंज जो रिसेंटली डेवलप हो, उसी तरह एटलस भी उस माउंटेन उसी तरह का माउंटेन है। और पहली बार एटलस माउंटेन कहाँ सिचुएटेड है? अफ्रीका में, ये हमें पता लगा। तो वहाँ उस स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे जो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पर एक लैंड फॉर्म हुआ, एक माउंटेन फॉर्म हुआ। और वो जो फॉर्मेशन है इस रीजन में अभी तक हालांकि बहुत सारे आपको अर्थक्वेक देखने को नहीं मिले, लेकिन जो स्ट्रेस है वो काफ़ी समय से यहाँ पे जमा हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो वहाँ पर कंप्रेशन होता है, दबाव बनता है।
इस दबाव से वहाँ पर अर्थक्वेक आता है और रॉक्स शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक जो फिनोमेना होता है उसे कहते हैं ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट, जो अभी देखने को मिला हमें मोरक्को में। ऑब्लिक रिवर्स फॉल्ट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जहाँ पर एक प्लेन में, जो फॉल्ट प्लेन है वहाँ बहुत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट होती है। तो इसकी वजह से बहुत टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग, उनके कंप्रेशन की वजह से, कन्वर्ज करने की वजह से ये एक अर्थक्वेक आता है। और याद रखिए इंडिया में बहुत अर्थक्वेक का रीजन सेंसिटिव है, वो इसलिए भी है कि इंडिया में जिस रीजन में हिमालय है वहाँ पर आपके प्लेट्स मूव करते हैं। हिमालय इज यंग माउंटेन, उसी तरह आपके एटलस के पास भी वो रीजन है। अभी तक यहाँ ऐसा कोई भयंकर अर्थक्वेक नहीं आया था, बट इट्स शोज कि दैट जो टेक्टोनिक प्लेट्स वहाँ की भी कंप्रेशन में है, वहाँ जो दिक्कतें आई उसकी वजह से अर्थक्वेक यहाँ पर हुआ। यह हमें समझ गया अर्थक्वेक क्यों हुआ, कहाँ हुआ। अब बात करते हैं इस लोकेशन की, किसकी, तो मोरक्को की। ये है मोरक्को देश, यहाँ अवस्थित है। अब मोरक्को असल में कई विवादों में भी फंसा हुआ है, लेकिन विवादों जानने से पहले देखते हैं रीजन कौन सा है। मैंने आपसे पूछा था मगरिब का रीजन, तो असल में ये एक मगरिब रीजन के अंदर आता है। अब फिर वही सवाल है कि भाई मगरिब रीजन क्या होता है, साहिल रीजन क्या होता है, और नॉर्थ अफ्रीका की बात क्या होती है। चलो एक चीज़ समझते हैं सबसे पहले। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आप देख रहे हो। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में अगर मैं पूछूँ अरब स्टेट कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह, ये अरबिक स्टेट्स हैं। लेकिन अरबिक स्टेट केवल एशिया में नहीं है, ये अरबिक स्टेट आपके अफ्रीका में भी है, नॉर्थ अफ्रीका। इसलिए इस रीजन को, ये जो पूरा रीजन है ना, ये इसको कहते हैं मीना कंट्रीज, यानी मिडिल ईस्ट प्लस नॉर्थ अफ्रीका। जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये भी अरबिक कल्चर को कुछ हद तक फॉलो करते हैं, इस्लाम यहाँ स्प्रेड हुआ है। तो ये जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये असल में मगरिब कंट्री कहलाती हैं, और ये आपकी मगरिब कंट्रीज हैं। मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, ये सारी आपकी मीना कंट्रीज हैं। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज का पार्ट है। यहाँ से लेके आपका सऊदी अरेबिया और इराक तक जोड़ लो तो वो सब आपकी मीना कंट्रीज के अंदर आती है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। अब नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में, ये जो नॉर्थ अफ्रीका आपको दिख रहा है, इसमें दो तरह का विभाजन है। एक है मगरिब। मगरिब वो कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पर जो है। और इधर जो इजिप्ट, सूडान वगैरह है, इनको कहते हैं मशरिक। मगरिब का मतलब ये होता है जो वेस्ट के साइड में है, तो जो अरब के वेस्ट में है ये सारी कंट्रीज, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं मगरिब का रीजन, यानी नॉर्दर्न अफ्रीका की जो अरबिक कंट्रीज हैं उन्हें मगरिब कहते हैं। लीबिया से स्टार्ट होता है मोरिशियाना तक, और इधर वाली जो कंट्रीज हैं इनको हम कहते हैं मशरिक। तो मगरिब, मशरिक क्या है, एक कल्चरल टर्म है। कैसा टर्म है, कल्चरल टर्म्स है। तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में। जो अभी रीजन है वो कौन कौन सा है, अल्जीरिया, लीबिया, मोरिशियाना, मोरक्को और ट्यूनीशिया आपकी वो रीजन है जिन्हें आप कहते हैं क्या, तो मगरिब की कंट्रीज। इजिप्ट, सूडान आपका कौन सी है, मशरिक की कंट्रीज, क्योंकि इजिप्ट और सूडान भी अरबिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो आपको पता लग गया मगरिब और मुशरिक का क्या अंतर है, कहाँ सिचुएटेड है कंट्रीज, ठीक है। अब इसी तरह एक और डिवीजन है, ये कैसा डिवीजन है, कल्चरल डिवीजन, रिलीजियस कल्चरल डिवीजन। इसके अलावा एक और डिवीजन हमें देखने को मिलता है, वो है ज्योग्राफिकल डिवीजन। यहाँ पर आप देखते हो कि साहेल का रीजन, सहारा की कंट्री, मैंने बोला मोरक्को इज अ सहारन, सॉर्ट ऑफ सहारन कंट्री भी कहा जाता है इसको। तो क्या है भाई, क्यों ऐसी बातें हैं, तो देखिए अफ्रीका में ना, अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखो, यहाँ आपको हरी हरी रीजन दिख रहा है, हरा घास, जहाँ पर आपका क्या क्या इलाका है, ये इलाका है किस चीज़ का, ये इलाका है सवाना के ग्रासलैंड्स का। तो सवाना के ग्रासलैंड्स हैं। ऊपर अगर आप देखो तो क्या है, ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर इस रीजन में क्या है, इस रीजन में आपको डेजर्ट है, सहारा के डेजर्ट, नीचे सवाना की ग्रीनरी, ऊपर सहारा के डेजर्ट, और बीच का रीजन जो होता है ना इसे कहते हैं साहिल, यानी वो रीजन है जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ ये डेजर्ट से जो भी ग्रीनरी आती है इसके बीच का रीजन जिन कंट्रीज में पड़ता है उन्हें कहते हैं साहिल रीजन। तो ये जोग्राफिकल डिवीजन है इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। सबसे ऊपर क्या है, सहारन, बीच में साहिल, उसके नीचे क्या है, सवाना। अब ये हो गया कैसा डिवीजन, ज्योग्राफिकल। अगर आपसे पूछो साहिल रीजन कहाँ है तो अफ्रीका में, सहारा का है अफ्रीका में, सवाना कहाँ है तो अफ्रीका में, सवाना के ग्रासलैंड आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब क्या इतने से काम चलेगा, तो नहीं, अभी मुझे आपको डिफरेंस ये समझाना है, क्योंकि अफ्रीका कर रहे हैं तो ढंग से कर लेते हैं, बार बार इसको आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, ये क्लैरिटी आप मेंटेन कर लो। मैप को देखो गौर से, पता लग जाएगा। अफ्रीका का ऊपर रीजन ज्योग्राफिकली सहारा है, ये सलेह का रीजन है, साहिल सॉरी, और ये आपका सवाना का रीजन है। साहिल इज द ट्रांजिशन रीजन, जहाँ से ट्रांजिशन होता है, ठीक, एक हो गया। अब जब मैं दोबारा आऊँ कल्चरल एस्पेक्ट पे, तो ऊपर आपका नॉर्थ अफ्रीका है, जिसे मीना, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये पूरा रीजन जो है ये आपका मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका कहलाता है, मीना कंट्रीज। तो ये में नॉर्थ अफ्रीका में डिवीजन है ऐसा, ये रीजन मशरिफ है, ये रीजन मगरिब है। तो मगरिब मशरिफ आप समझ गए, और ज्योग्राफिकल डिवीजन भी समझ गए, ठीक है। ये बेसिक कहानी है। तो क्या होता है साहिल रीजन, तो अफ्रीका में है, जो इको क्लाइमेटिक और बायोग्राफिक रीजन है, जो कि कैसा है, जो कि एक रेलम ऑफ ट्रांजिशन है, जहां इन दोनों रीजन के बीच का रीजन है साहिल का। साहिल की कौन कौन सी कंट्री हैं, बुर्किनो फासो, कैमरून, चाड, गैम्बिया,
गिनी, मॉरिशियाना, माली, नाइगर, नाइजीरिया और सेनेगल, ये सारी पार्ट है किसका, इस ट्रांजिशन वाली फेज वाली कंट्रीज का, जिनका नाम है साहेल रीजन। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ इस रीजन में न्यूज़ में रही है, वो है लीबिया। लीबिया में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, मेडिटेरेनियन स्टॉर्म, याद रखिए ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये स्टॉर्म जो आया था इसका नाम था डेनियल। सो डेनियल स्टॉर्म एक ज़बरदस्त भी लीबिया में आया। अगेन लीबिया इज अ साहरन कंट्री, ये रहा मोरक्को, ये रहा अल्जीरिया, ये रहा लीबिया, ये आप समझ गए। तो आपसे पूछो साहेल कंट्रीज कौन कौन सी है, बुर्किना फासो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सारी आपकी जो है साहेल रीजन की कंट्रीज है। अब साहेल रीजन की कंट्रीज के साथ समस्या ये है कि ऊपर सहारा का डेजर्ट है और ये फैलता जा रहा है, जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी थी कि जो रेत हवा के साथ उड़ती आती है उसको रोकने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया साथ में मिलकर, विच वॉज कॉल्ड एज द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। चाइना की ग्रेट वॉल पता है आपको, उसी प्रकार से ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है जो साहेल की कंट्रीज ने ही शुरू किया है। तो उन कंट्रीज़ में सेनेगल, मॉरिशियाना, माली, नाइगर, चैड, सूडान, इरिशिया और इथियोपिया ने मिलकर शुरू किया कि भाई हम सब एक ऐसा रीजन डेवलप करेंगे जो कि बिल्कुल ही एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस्ड होगा। यहाँ पर ये पेड़ों की बड़ी सी श्रृंखला लगाएंगे, एक ऐसी बाउंड्री लगा देंगे ताकि डेजर्टिफिकेशन आगे ना हो पाए। तो वो ग्रेट ग्रीन वॉल का मतलब है यहाँ से एक पेड़ों की बिल्कुल वो एक दीवार सी बनाएंगे ताकि डेजर्ट आगे ना बढ़ पाए। इंडिया भी ऐसा कुछ थार के आसपास प्लान किया हुआ इंडिया ने, थार डेजर्ट राजस्थान में, उसके आसपास, ताकि जो डेजर्टिफिकेशन है वो आगे के रीजन में ना फैले। तो साहेल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल कहाँ पर है ये आपको लग गया, उनको साहेल रीजन क्यों कहते हैं आपको समझ आ गया। ऊपर का रीजन सहारा का रीजन है, ये भी आपको पता लग गया। नीचे का रीजन सवाना है, ग्रासलैंड जहाँ पर है, वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम थे मोरक्को पे, मोरक्को कहाँ है, टॉप पे। अब भाई मोरक्को ये रहा हमारा देश। मोरक्को की लोकेशन भी अगर आप देखो ना, तो ये रीजन अगर आप देखो तो इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव जगह पर है अफ्रीका में। मान के चलो अगर आप ये रीजन देखो, यहाँ पर क्या है, इजिप्ट के पास ये स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल से मैक्सिमम जो है वो ट्रेड मूव करता है। अगर आपको एशिया से, यूरोप से कुछ भी लेके जाना है तो उस रेड सी होते हुए आप यहीं से निकल के मेडिटेरेनियन में जाते हैं, और मेडिटेरेनियन होते हुए या तो रशिया गए, यहाँ से निकल के आप अमेरिका गए या फिर यूके चले गए इसी रूट से। तो ये रूट बहुत रेलेवेंट रूट है। यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं और उसमें आपका मोरक्को इस साइड पड़ रहा है एटलस माउंटेन के पास। तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी में जो भी कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेड वाइज भी, और इनके पास एक्सेस होता है इंपॉर्टेंट रूट्स का। तो इसलिए मोरक्को बहुत रेलेवेंट है। और मोरक्को में जोग्राफिकली एक बहुत अच्छा इलाका है यहाँ, जो है एटलस माउंटेन्स का। पूछा जाए कहाँ है एटलस माउंटेन, तो अफ्रीका में। कॉन्गो रिवर बेसिन कहाँ है, तो ये रहा कॉन्गो के पास में। यहीं आस में आपको ग्रेट रिफ्ट वैली है, ऊपर भी जा रही है। ऊपर इथोपिया है तो इथोपियन हाईलैंड्स है, यहाँ पर आपकी नाइल रिवर बहती है। ऊपर नूबियन डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, नामीबिया के पास, तो ये रहा कालाहारी डेजर्ट। इसी तरह आप देखो तो बोत्सवाना और नामीबिया, दो रीजन में कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है, बोत्सवाना नाइजीरिया। तो ये जो आपको डिफरेंसेस है ना वो पता होना चाहिए। मोज़ेम्बिक चैनल कहाँ पर है, लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, तो ये सब समझ जाओगे आप अगर मैं आपको ढंग से आप देखो। तो लोकेशन जब भी कोई न्यूज़ में एक बार अच्छे से क्लियर हो जाओ तो आपको बार बार मगरिब क्या है, मशरिक क्या है, साहिल क्या है, ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं ताकि वो क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई भी ट्रेड रूट बनाना है तो आप चाहते हो कि यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी रहे। यहाँ अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी, ऑलरेडी ये जो रीजन है सोमालिया वाला, यहाँ पर सोमालिया है, ये देखिए सोमालिया, इथोपिया, सोमालीलैंड, जिबूटी यहाँ पर है। यहाँ ऑलरेडी बहुत समुद्र के लुटेरे हैं, सी पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन में कि ये स्टेबल रहे नॉर्थ अफ्रीका का। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। स्पेसिफिकली जब हम मोरक्को को पढ़ रहे हैं तो मोरक्को का विवाद एक देश के साथ यहाँ पर है जिसने मोरक्को के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर रखा था कि मोरक्को में जहाज़ नहीं जा सकते। अगर ये मोरक्को है और ये बड़ा सा देश अल्जीरिया है, इस देश ने मोरक्को के ऊपर पूरा बैन लगा रखा था क्योंकि दोनों के बीच में बहुत जंग की स्थिति बनी हुई है। अब अल्जीरिया मोरक्को में क्यों जंग की स्थिति बनी हुई है, वो इसलिए बनी हुई है, यहाँ एक कंट्री है वेस्टर्न सहारा, यहाँ पर विवाद मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में बना हुआ है। ये यहाँ पर कब्जा करने के को लेकर उतारू हैं वेस्टर्न सहारा में, इसलिए यहाँ से बहुत से रिफ्यूजी जो है वो भाग भाग के अल्जीरिया चले जाते हैं। और अल्जीरिया की सरकार ने कहा मोरक्को जो कर रही है बहुत गलत कर रही है, उन्होंने मोरक्को का एयर स्पेस भी बंद करके रखा था। तो जो अभी विवाद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्टर्न सहारा में, अगर मैं बोलूँ वेस्टर्न सहारा, तो वेस्टर्न सहारा एक कंट्री, एक रीजन का नाम है। कहाँ पर है ये, मोरक्को के ठीक नीचे। यहाँ दो विवाद है दो देशों के बीच में, एक तो जो इसके अंदर मोरक्को का कुछ हिस्सा तक कब्जा है, और यहाँ पर एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रही है आज़ादी वाली, उसका नाम है पोलिसारियो हेड। तो पोलिसारियो हेड अगर आपसे पूछा जाए कहाँ लोकेटेड है, तो पोलिसारियो हेड इज इन वेस्टर्न सहारा, जो मूवमेंट चल रही है अगेंस्ट मोरक्को, और उसके पास अल्जीरिया है, अल्जीरिया इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ जंग की स्थिति आपस में इनकी बनी रहती है। अब जब ये भूकंप आया तो इन्होंने कहा ठीक है भाई हम अपना ओपन कर देंगे एयर स्पेस, आप यहाँ के इनको मदद पहुँचा पाओ। तो ये कहानी है अल्जीरिया मोरक्को विवाद की, जो और इनका विवाद कहाँ है, वेस्टर्न सहारा में, जहाँ पे पोलिसारियो हेड नाम की एक ग्रुप है जो आज़ादी की बात कर रही है। मोरक्को यहाँ पर कब्जा करके कुछ हिस्सों में बैठा हुआ है, ठीक है।
ये हो गई मोरक्को की बात। आपने देख लिया मोरक्को अल्जीरिया कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता लग गया मगरब, मशरिक, साहिल, ग्रेट वॉल, सवाना, एटलस माउंटेन कहाँ है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब पॉइंट ये आता है कि भाई चलो ये सब समझ रहे हैं, अब मुझे ये बताओ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोरक्को का राज्य है या इलाका है मरकेश, इसके बारे में सुना होगा आपने। तो मरकेश एग्रीमेंट क्या है? यहीं मोरक्को में मरकेश है, आपको दिखेगा मरकेश, ये रहा रबात, ये रहा मरकेश, इसको मरकेश मरकोश भी कहते हैं। तो मरकेश, ये रहा मरकेश। मरकेश एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 में असल में मरकेश में एक एग्रीमेंट हुआ था और एक मरकेश डिक्लेरेशन साइन हुई थी। इसका मतलब ये था कि दुनिया के 123 देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले GATT था, वहाँ से GATT का जो WTO में चेंज हुआ वो मरकेश एग्रीमेंट के थ्रू ही हुआ था। मरकेश कहाँ पर है? मोरक्को में। तो जब हमने न्यूज़ पढ़ी तो हमने वो भी रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुआ था 1995 में। इसके लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो मरकेश में हुआ था, जो आपके मोरक्को में है, इन 1994, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ WTO इन 1995, ठीक है, ये आप समझ गए। अब इसी तरह इन लोगों ने एक यूनियन बनाया, अरब मगरब यूनियन। तो ये कुछ कर नहीं पाया, बिल्कुल फेल हो गया। बल्कि सोचो आप, इन लोगों ने मिलकर हमला कर दिया यहाँ पर। तो मॉरिशवाना भी यहाँ पर है, अल्जीरिया, इनका विवाद यहाँ चलता रहता है। लीबिया में भी अभी डेनियल तूफान आया, टूनिशिया की हालत ख़राब है। तो ये देखो यहाँ स्पेन है, इटली है, तुर्की है, ग्रीस है, ये पूरा रीजन कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, इसलिए बहुत यहाँ विवाद की स्थिति हमेशा बनी सी रहती है। तो अब मगरब की कंट्रीज कौन सी हैं? वेस्टर्न सेंट्रल नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिशवाना, मोरक्को, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सारा, ये सारी कंट्रीज हैं मगरब की। उधर कौन सी कंट्री है? मशरब की। नीचे कौन सी कंट्री है? साहिल की। साहिल के नीचे क्या है? सवाना, ठीक है। अब आपने ये सब चीज़ें आपने समझ ली अफ्रीका के बारे में। अब थोड़ा सा अफ्रीका से आगे जाएं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लैंडलॉक कंट्रीज भी आपको दिख रही होंगी, कौन कौन सी, आप लिस्टिंग कर लो, मैप को ढंग से पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया और सऊदी अरेबिया ने बात किया कि वो एक जो इंडिया का कॉनकन रीजन है उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे और एक मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाएंगे 60 मिलियन टन का। और ये जब क्राउन प्रिंस आए थे सऊदी अरेबिया के तो डिसाइड हुआ कि रत्नागिरी के आसपास जो कोनकन का इलाका है वहाँ पर ये डेवलप किया जाएगा, महाराष्ट्र में। तो यहाँ रत्नागिरी के पास ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनेगा। तो कोनकन रीजन जब उससे पूछे कहाँ पर है, तो ये रीजन आपका गोवा के आसपास, महाराष्ट्र का रीजन आप इसको कहते हो। ये आपका वो लाइन है जहाँ पर आप डेवलप करोगे अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट मेगा रिफाइनरी, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया। अब जो अगला टॉपिक है थोड़ा सा वो आप सुनोगे तो आपको थोड़ा नाम शायद अटपटा सा लगे। अब हम बात करेंगे हरामी नाला के बारे में। अब हरामी नाला क्या है? तो असल में एक पानी का नाला है, गाली नहीं है, हरामी नाला एक नाले का नाम है। नाला असल में सर क्रीक के पास है। अब पहली बात, सर क्रीक क्या है? इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा विवाद है। देखो ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा गुजरात हो गया, ये इधर सिंध प्रोविंस हो गया पाकिस्तान का। ये बाउंड्री बनी हुई है, यहाँ पे ज़मीन की बाउंड्री खत्म होती है, यहाँ तक बाउंड्री लैंड की है खत्म होती है। उसके बाद मार्श है, यहाँ पर दलदली इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पर बाउंड्री बन गई, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये बन गई थी। इसके बाद क्या है कि इंडिया का कहना है कि बाउंड्री भाई यहाँ पे लैंड खत्म होता है और यहाँ पे मार्श शुरू होता है। इसे कहते हैं सरक्रीक। ये जो इलाका है सरक्रीक का इलाका कहलाता है। छोटा सा ये जो गड्ढे गड्ढे से मार्शेस बने हुए सरक्रीक कहलाते हैं। इंडिया ने कहा कि ठीक है यार, लैंड बाउंड्री यहाँ खत्म हो रही है, तो जहाँ पे बाउंड्री खत्म हो रही है इसके ठीक बीचों बीच एक रास्ता बनाते हैं, रेड वाला, ये वाला, बीचों बीच इसको बराबरी से बांट देते हैं, आधा हमारा आधा आपका। तो सरक्रीक में इंडिया का क्लेम ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान का कहना नहीं, ये लैंड बाउंड्री जहाँ खत्म हुई है उसके बिल्कुल साइड से आप मिला के बनाओ बाउंड्री, ये पूरा का पूरा इलाका हमारा हो जाएगा। तो जो ग्रीन लाइन है ये पाकिस्तान का क्लेम है कि पूरा क्रीक उनका है। भारत का कहना है कि नहीं, क्रीक आप कैसे ले लोगे भाई, जो बाउंड्री जहाँ खत्म हुई है उसके बाद वाटर भी शुरू हुआ है, पानी वाला रास्ता, तो क्यों ना उसके बीचों बीच रास्ता बनाया जाए। तो आपको इतनी छोटी सी जगह के लिए इतनी मारामारी क्यों है? रेड जो है वो इंडिया का क्लेम है, ग्रीन जो है पाकिस्तान का कहना है। मारामारी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो ना, यही इलाका आगे जाने के बाद, इसका मतलब अगर रेड लाइन पे बाउंड्री है तो इंडिया की कोस्ट लाइन यहाँ तक है, और पाकिस्तान के क्लेम मांगे तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन यहाँ तक। इसका मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आगे जाके जो 200 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इस रीजन में एक्सप्लोरेशन आपका बहुत डिफरेंस पड़ता है, कुछ किलोमीटर का अंतर भी आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत बड़ा बदलाव डालता है। इसीलिए इन दोनों देशों के बीच में बहुत विवाद है कि भाई क्या बाउंड्री है सरक्रीक के आसपास। इसी सरक्रीक में ना काफ़ी संसाधन होने की संभावना भी कही जाती है। तो ये हो गया सरक्रीक का विवाद। अब इंडिया का कहना है कि जो ग्लोबल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल, वो है थालवेग प्रिंसिपल। थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर कोई भी वाटर बॉडी है जो दो देशों के बीच में आती है तो उसको बीचों बीच डिवाइड किया जाता है, यही प्रिंसिपल है। और इंडिया कहता है इंटरनेशनल प्रिंसिपल के हिसाब से बीच से लाइन खींचो, आधा आपका आधा हमारा। इनका कहना है कि नहीं 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 भाई, ये वाटर बॉडी है ही नहीं क्योंकि ये नेविगेबल नहीं है,
पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ पर हमेशा जो है नाव नहीं चल सकती, नेविगेबल नहीं, इसलिए हम इसको नहीं मानते। इंडिया कहना ऐसी बात नहीं है भाई, नेविगेबल बॉडी है, बीच बीच से आधा आधा हक रख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको कब्जा करने के फिराक में, जो अभी तक उनके पास हो नहीं पाया। अब दिक्कत ये क्योंकि यहाँ पर एक मार्शी लैंड है, तो यहाँ पर मूवमेंट बहुत होती है शिप्स वगैरह की, फिशरीज़ की, काफ़ी यहाँ पर फिशेज़ वगैरह भी हैं, तो अक्सर यहाँ से हमें डर ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है कि लोग वहाँ से उनके शिप्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसी को लेकर इंपॉर्टेंट एरिया है हरामी नाला। हरामी नाला असल में एक जैसे है ना सर क्रीक के पास एक हरामी नाला, ये एक नाला सा है 96 किलोमीटर का, एक 26 किलोमीटर का असल में एक ये इलाका है हरामी नाला, ये 25 किलोमीटर का है, और इसका 22 किलोमीटर जो है ना वो बिल्कुल बाउंड्री बनाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये नाला जहाँ से बहता है वहाँ कोई विवाद नहीं है। देखो सर क्रीक में अगर आप देखो ना तो केवल यहाँ विवाद है, बाकी सब में विवाद नहीं है। तो वैसे एक नाला है हरामी नाला जो बाउंड्री बनाता है 20 किलोमीटर की। दिक्कत ये कि यहाँ जब पाकिस्तानी साइड में जब हाई टाइड होता है तो पानी यहाँ आ जाता है, तो वहाँ इजीली मूवमेंट हो सकती है, जबकि इंडिया के साइड में मूवमेंट इतनी नहीं हो सकती। तो ये जो हरामी नाला है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच है फिशिंग प्रॉन्स वगैरह के मामले में। जब भी लो टाइड होता है तब आप यहाँ पे पैदल भी जा सकते हो, लेकिन जब हाई टाइड होता है तो पाकिस्तान के साइड से आना आसान है, इंडिया के टाइड से मुश्किल है। तो हरामी नाला पाकिस्तान के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है और इसलिए पाकिस्तानी बोट्स यहाँ बार बार घुस जाती हैं और यहाँ से मछलियाँ मार के ले जाती हैं। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि हरामी नाला के आसपास कई सारे ऐसे देखा गया कि जहाँ इन्फिल्ट्रेशन या टेररिज्म या ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा बढ़ जाता है। इसलिए अब जाकर इंडिया ने ये डेवलप किया कि अब इंडिया इसको एक्सेस भी कर पाता है, हरामी नाला तक इंडिया पहुँच भी पाता है। ये डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा। तो आपने समझ लिया कि भाई हरामी नाला क्या है, क्या कहानी है, ठीक है। अब एक मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई क्यों विवाद था, क्या था, समझ के बाउंड्री अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने की पूरा विवाद यहाँ पर चल रहा है। आपको पता लगे इसकी लोकेशन कहाँ है, सर क्रीक कहाँ पर है, गुजरात और इसके बीच में। अब असल में इसकी ज़्यादा हिस्ट्री में जाओगे तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो थालवी प्रिंसिपल का, इंडिया उसको सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान पूरा क्लेम कर रहा है क्रीक को। अगला आर्टिकल बात करता है दिल्ली और दिल्ली की। एक और दिल्ली दुनिया में है जो राजधानी है किसी और देश की। ये दिल्ली असल में एक देश है तिमोर लेस्ट या फिर इसको ईस्टर्न तिमोर भी कहते हैं। ईस्टर्न तिमोर ये रीजन है, कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है तिमोर लेस्ट, जिसकी राजधानी है दिल्ली। और दिल्ली में अब हमारी दिल्ली की एम्बेसी खुलेगी, अभी तक यहाँ नहीं खोली गई थी। तो ये एक नया देश है, 2002 में ही फॉर्म हुआ था। तो ये कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में एक छोटा सा देश है जिसपे आधे देश पे असल में कब्जा किसका है, तो इंडोनेशिया का। तो तिमोर लेस्ट को ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, ये देखिए, ये है तिमोर लेस्ट, इसकी राजधानी दिल्ली। यहाँ पर इंडिया ने अब खोला है एक एम्बेसी। अब क्यों ज़रूरत पड़ी भाई इंडिया को इतने छोटे से देश में अपनी एम्बेसी खोलने की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे स्थित है। अब तो आसियान का ऑब्जर्वर भी बन गया है। ये देखो यहाँ पर है आपका तिमोर, ईस्ट तिमोर सी के पास। जो वेस्टर्न तिमोर है इस पर इंडोनेशिया का कब्जा है। तो बहुत रिसेंटली फॉर्म हुआ एक स्टेट है ईस्ट तिमोर। कहाँ पर है, ईस्ट तिमोर। तो इस रीजन में दिल्ली बोला जाए तो दिल्ली मत मार के आ जाना आंसर में आप। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो तिमोर लेस्ट स्टेट में, वहाँ पर ये सिचुएटेड एरिया है। ये बात हो गई किसकी, यहाँ पर खुलेगा अब इंडिया का एक एम्बेसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो इंडिया इंडो पैसिफिक सेंट्रलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के की एस्पेक्ट में कि कहाँ पर इस पर फोकस किया जाए, इसलिए ये रीजन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है इंडिया के लिए। तो ये जो रीजन है इसकी रेलेवेंस भी इसलिए भी बनती है कि भाई कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या कहानी है, ये हमने समझ लिया। तो ये थी आज की डिस्कशन, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अब वो जो पहले के क्वेश्चंस हैं वो पता लग गए होंगे। इनमें से कौन सा रीजन मगरिब का है, कौन कौन सी कंट्री का, सीरिया मगरिब में है, इजिप्ट मगरिब में है, लीबिया मगरिब में है, या ट्यूनीशिया मगरिब में है। बताइए कौन सी कंट्री मगरिब में है। इनमें से कौन सा वाटरवे है बिटवीन स्टेट्स, जो वाटरवे बाउंड्री की बात करता है, थालविक प्रिंसिपल है, हेलसिंकी रूल्स है, क्या है। हेलसिंकी रूल्स असल में रिवर वाटर को लेकर है और मेकोंग कंसेंसस भी रिवर को लेकर है। और माराकेश एग्रीमेंट तो आपको पता ही किस चीज़ को लेकर हुआ था, जिससे कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अब आगे चीजें शुरू करें इससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। इनमें से कौन सी ग्रेट लेक्स हैं? ग्रेट लेक्स आपको उम्मीद है पता है, नहीं पता तो आज पता लग जाएगा। सुपीरियर, हेरॉन, विक्टोरिया या बैकाल, किन्हें हम ग्रेट लेक्स में कैटेगराइज करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर जाए तो अमेरिकाज की ग्रेट लेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट विलेज इफ यू एंटर इंडिया थ्रू चाइना वाया चमोली डिस्ट्रिक्ट? कालिम्पोंग, राधापुर, माना या सतपुर? इनमें से कौन सा गांव वो पहला गांव है जो आपको देखने को मिलेगा अगर आप चाइना से इंडिया की तरफ आते हैं चमोली के डिस्ट्रिक्ट से होते हुए? तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको मुझे देने हैं। अब आगे बढ़े इससे पहले एक अनाउंसमेंट, ओनली IAS की तरफ से, PW ओनली IAS की तरफ से अगले 7 दिनों की फ्री क्लासेस मुहैया कराई गई हैं आपको फ्रॉम आर UPSC प्रारंभ प्रोग्राम, जो 3 साल का प्रोग्राम है। तो जो भी बच्चे कॉलेजेस में हैं या अर्ली प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में लिंक पिंड है, आप उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। 25 से लेकर 31 सितंबर तक उपलब्ध है।
तो मैं आपको कहूँगा ज़रूर एक बार से ट्राई करिए और समझिए चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं क्लासेस। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन कौन से जगहों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस मैप के थ्रू हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ये इलाका है किस चीज़ का, कनाडा का, तो आज हम कनाडा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ऑपरेशन सजग हो रहा है, ये हम कवर करेंगे। फिर मध्य प्रदेश जो इंडिया का दिल है, यहाँ ओमकारेश्वर के बारे में भी जानेंगे। और यहाँ हमको चाइना के पास जो माना पास है, नीति पास है, माना विलेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन सब को जानने के अलावा हम यहाँ आपको मेडिटेरेनियन में इस रीजन के बारे में भी जानेंगे, जहाँ इटली के बारे में पढ़ेंगे, सिसिली के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आज के मैप में हम कवर करेंगे। तो जब ये चैप्टर खत्म हो और आप वापस आए तो आपको मैप में एग्जैक्टली पता होना चाहिए ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, ओमकारेश्वर कहाँ पर है, माना पास या माना विलेज किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, मेडिटेरेनियन के आसपास कौन से देश लगते हैं। ये सारी चीज़ें आज आप लेक्चर के एंड तक समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्लेस काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है वो है कनाडा। कनाडा असल में कहाँ है? कनाडा नॉर्थ अमेरिका में स्थित एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री, यानी काफ़ी ज़्यादा अमीर है, डेवलप्ड है, बहुत हाई इनका पर कैपिटा इनकम है। इस जगह की खास बात है कि पॉपुलेशन बहुत कम है, और इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है तो एक बड़ा तबका, अराउंड 4% जो इनकी पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। बहुत ज़्यादा माइग्रेशन इंडिया से कनाडा में होता है। आप पूछोगे सर क्यों ही हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि कनाडा को चाहिए कि लोग इंडिया से आए या बाकी देशों से आए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। दे वॉन्ट पीपल हु कैन कम एंड वर्क फॉर द कंट्री, जैसा जापान में देखा जा रहा है। वैसे कनाडा में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर वो काम भी करते हैं। इससे लेबर मार्केट में उनका स्टेबलाइज रहता है, ईजिली उनको काम करने वाले लोग मिलते हैं, कम दरों पर उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है। और जब इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने भी जाते हैं तो वहाँ पैसे भी देते हैं। और क्योंकि इनकी पॉलिसी थोड़ी सी ओपन है रिगार्डिंग माइग्रेशन, तो आपको वीज़ा मिलने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और एक बड़ा तबका इंडिया का यहाँ रहने भी लग गया। ये कनाडा की रेलेवेंस है फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। ओवरऑल जोग्राफिकली अगर देखो आप, तो कनाडा यूएसए के नॉर्थ में स्टेट है, उनका नॉर्दर्न नेबर है, काफ़ी क्लोज अलाई है अमेरिका का जो कनाडा है। कनाडा के साथ एक तरह का बॉर्डर इनका लगता है और काफ़ी अच्छे संबंध भी है। जोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है। कनाडा के साइड में भी अमेरिका आता है। कैसे? क्योंकि यहाँ जो अलास्का है पहले रशिया के पास का हुआ करता था, अलास्का ने रशिया को अमेरिका को बेच दिया था, तो यहाँ पर है। अब इस रीजन के अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार मैप में देख लीजिए, पॉलिटिकल मैप है किस तरह का, यहाँ पर कौन कौन से ओशियन से पहले अभी देख लीजिए। ये एक आर्कटिक कंट्री है कनाडा, ऑब्वियसली यहाँ पर है। इधर लेब्राडोर सी है, जहाँ लेब्राडोर करंट भी के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ता है। इधर हडसन बे है, यहाँ आपका अटलांटिक ओशन है, इधर आपका पैसिफिक ओशन है। तो जो हम कहते हैं ना ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, वो इसलिए है कि इधर अमेरिका और कनाडा है इस साइड, उस साइड आपका वेस्टर्न यूरोप आता है, यूरोपियन कंट्रीज हैं अटलांटिक की उस तरफ। तो जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो क्लोज मित्रता है, उसे हम कहते हैं ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप। किसके किसके बीच में? वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका की दो बड़ी कंट्री कनाडा और यूएसए, अटलांटिक के साइड में यहीं पर आपका लेब्राडोर करंट वगैरह आता है, ऊपर ग्रीनलैंड है। तो ये ज्योग्राफिकली इस लोकेशन को याद कर लीजिए कहाँ पर स्थित है ये। अब जब आप इसकी ज्योग्राफी पढ़ोगे ना नॉर्थ वेस्ट अमेरिका की, तो यहाँ कई सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम बार बार पढ़ते हैं, एपलेचियन माउंटेन्स। कहाँ पर एपलेचियन माउंटेन्स? तो एपलेचियन माउंटेन्स साउथ अमेरिका में है। ये रहे आपके एपलेचियन माउंटेन्स। ऊपर इधर आप देखो तो यहाँ रॉकी माउंटेन्स है, साइड में ग्रेट प्लेन्स है। यहाँ पर ही आपके मिसिसिपी का रीजन आता है। मिसिसिपी जिसे हम कहते हैं व्हीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो घास के मैदान है और जो खेत है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होता है अमेरिका के लिए मेजरली। तो ये आपको ग्रेट प्लेन्स हो गया, जहाँ पर आपका मिसिसिपी आता है। इधर आपको एपलेचियन माउंटेन्स इस साइड दिख रहे हैं, यहाँ आपको रॉकीज माउंटेन्स दिख रहे हैं। काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है, रॉकीज़ की भी, एपलेचियंस की भी, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर बेरिंग सी है, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट भी है, यहाँ बेरिंग सी है। इधर गल्फ ऑफ अलास्का है, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको पता लग गई ज्योग्राफिकली कहाँ पर क्या स्थित है, इसलिए हम प्रेजेंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखिए इस मैप में अगर आप देखो तो यहाँ कुछ पानी का आपको सतह दिखाई देगी, ये कहलाती है ग्रेट लेक्स। काफ़ी बड़ी लेक्स है यहाँ पर। अगर मैं इसको मैप में दिखाऊं तो अगर आप जब वर्ल्ड मैप देखोगे इनका, तो यहाँ कुछ ऐसे ही आपको खाली इलाके दिखाई देंगे। द वाटर बॉडीज दीज आर कॉल्ड एज ग्रेट लेक्स। अब ये ग्रेट लेक्स अगर आप गौर से देखो तो कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये इनके बीच में है। केवल एक ही ग्रेट लेक है जो पूरी तरह अमेरिका में है, वो मिशिगन लेक है। इसको देखते हैं एक बार। तो देखिए ये सारी ग्रेट लेक्स है, यहाँ बहुत मात्रा में फ्रेश वाटर आपको मिलता है और दुनिया की महान लेक है ये, काफ़ी बड़ी लेक है, काफ़ी बड़ी साइजेस की है। कौन कौन सी है? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो और लेक
एरी, इसमें मिशिगन इकलौती ऐसी लेक है जो कम्प्लीटली अमेरिका में पड़ती है, बाकी सारी ग्रेट लेक्स अमेरिका और कनाडा की सीमावर्ती इलाकों में आती हैं। ठीक है, यहाँ से हमने समझा कि भाई कनाडा की कहानी ये है कि ये कनाडा के आसपास ग्रेट लेक्स कौन कौन सी है, कनाडा के आसपास कौन से माउंटेन रेंजेस है, कौन से सीज हैं, लेब्राडोर, बेरिंग सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सब आपको पता लग गया। ये जो इसकी कैपिटल है वो कौन सी, ओटावा है। अब देखो यहाँ जब आप देखोगे ना कनाडा के एरियाज़ को, तो ग्रेट लेक्स भी दिख गई, अमेरिका भी दिख गया। जो इंपॉर्टेंट शहर देखिए, ये है ब्रिटिश कोलंबिया जो न्यूज़ में रह रहा था, यहाँ है वैंकूवर, और ठीक इसकी उल्टी साइड है आपका ओटावा जो इनकी राजधानी है। और ओटावा के पास में एक और शहर आप देख रहे हो, क्यूबेक। तो क्यूबेक एक ऐसा शहर है, एक ऐसा इलाका है कनाडा का जहाँ रेफरेंडम हो चुका है कि हमें आज़ादी चाहिए, करीब 2 बार हो चुके हैं आई गेस। तो क्यूबेक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट है कि वो भाई कनाडा से अलग होना चाहते हैं। क्यों अलग होना चाहता है क्यूबेक, तो क्यूबेक पे क्वेश्चन आया तो क्यों अलग होना चाहेगा, तो आपको पता होना चाहिए, अब हम पढ़ेंगे क्यूबेक क्यों अलग होना चाहता है। उससे पहले आते हैं इंडिया कनाडा संबंधों के ऊपर। कनाडा एक बड़ी कंट्री है जोग्राफिकली भी, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड वाइज उतना बड़ा अभी तक इनके साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाया। हालांकि दोनों के संबंध काफ़ी टाइम से हैं, अराउंड 4% कैनेडियन जो है वो इंडियन हेरिटेज के हैं। पॉलिटिकल टाइज स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन चाहे जब स्माइलिंग बुद्धा इंडिया ने किया, एटॉमिक जो टेस्ट हुए हो या न्यूक्लियर टेस्ट हुए हो, लगातार संबंध खराब रहे हैं। और क्योंकि पहले भी याद रखिए जो कनिष्क एयरक्राफ्ट था क्रैश हुआ था, उस टाइम से भी भारत कनाडा के संबंधों में विवाद है, क्योंकि खालिस्तान से काफ़ी जो खालिस्तानी उपद्रवी थे वो चले गए थे कनाडा, उनको कनाडा ने शरण दी। उसके बाद भारत के साथ संबंध काफ़ी ठंडे से रहे हैं कनाडा के। तो अभी $8 बिलियन के आसपास का ट्रेड है इनसे, जिनमें मोस्टली जो वो इंडिया के साइड से $4-5 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है जो इंडियन गुड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पीपल टू पीपल टाई स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इट्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग टूरिस्ट टू इंडिया। तो जब ये वीज़ा की प्रॉब्लम हुई कनाडा के साथ, जब इंडिया ने कहा वीज़ा कुछ दिनों के लिए सप्लाई नहीं किया जाएगा लोगों को जो कनाडा से इंडिया आना चाहते हैं, तो इंडिया की टूरिज्म सेक्टर पर उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता दिख रहा था। तो कनाडा इस वजह से भी सुर्खियों में था। बाकी कनाडा से इंडिया बहुत सारे पल्सेस, लाल दाल जो होती है ना मसूर की, वो इंपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी इसकी जो रेलेवेंस है इंडिया में, चाहे वो FDI हो, वो बहुत कम है, इकोनॉमिकली उतनी ज़्यादा नहीं है। और बायोटेक ट्रेड केवल $8 बिलियन का है। सोच लो, इतना तो आसपास इंडिया ताइवान जैसी छोटी कंट्री के साथ भी करता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। लेकिन इंडियंस बहुत वहाँ रहते हैं, इसलिए क्योंकि इंडियंस बहुत है वहाँ, तो वहाँ से टूरिज्म बहुत होता है। 4th लार्जेस्ट टूरिस्ट का सोर्स अब इंडिया का कनाडा ही है। पिछले साल तो 3rd भी बन गया था, 3rd 4th रहता है अक्सर ये टूरिस्ट के मामले में जो इंडिया आते हैं ओवरसीज से। प्लस हर 7वां स्टूडेंट जो इंडिया का होता है वो कनाडा ही पढ़ने जाता है। तो ट्रेड बहुत कम है, बैलेंस इंडिया के फेवर में है, लेकिन एक रेलेवेंट कंट्री रही है, पर संबंध उतने भी अच्छे नहीं जितने होने चाहिए थे। कारण क्या है, क्योंकि तलखी हमेशा से बनी हुई है दो देशों के बीच में रिगार्डिंग जो उनकी पॉलिटिकल टेक है इसको लेकर। तो चलो ये आपको समझ आ गया कि क्या कहानी है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ एक विवाद और है क्यूबेक का। तो क्यूबेक क्या है? क्यूबेक मूवमेंट असल में कनाडा में एक मूवमेंट हुई थी। क्यूबेक का इलाका कहाँ पर है? क्यूबेक भाई जरा देखते हैं क्यूबेक कहाँ पर है। ये आपने ग्रेट लेक्स देखी, यहाँ आपको ओंटारो दिख रहा है, इसका जो राजधानी है इसके ओटावा, इसके जस्ट पास यहाँ पर क्यूबेक है। ये रहा क्यूबेक। क्यूबेक में मुद्दा ये है, क्यूबेक में जो इलाका था ना पहले, ये फ्रांस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो जो ये इलाके थे यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, क्यूबेक के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो ये हमेशा से अपने लिए आज़ादी चाहते थे कि भाई हम अलग बनाएंगे, हमारा अलग कल्चर है। और उसके लिए वो उनको लगता था कि जो कनाडा है ये हमारी जो भावना है उसको और जो हमारी कल्चरल डिस्टिंग्विशनेस इसको ख़त्म कर देगा। तो एक क्वाइट रिवोल्यूशन हुआ था 1960s में। तो अगर पूछा जाए क्वाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो कनाडा से संबंधित है। कनाडा के प्रांत क्यूबेक से संबंधित है। क्यूबेक में फ्रांस बोलने वाली जनता ज़्यादा है, कनाडा में अंग्रेजी बोली जाती है, तो वो अपने लिए एक अलग राज्य देश बनाने की बात करें। 1976 में पार्टी क्यूबेक्यूज नाम की जो सेपरेटिस्ट पार्टी है वो क्यूबेक में पावर में आई और उन्होंने एक रेफरेंडम भी कराया, लेकिन वो रेफरेंडम हार गया। 1980 में उन्होंने कराया था। फिर 1995 में एक और रेफरेंडम हुआ, इस बार इंडिपेंडेंस को लेकर कि भाई हम आज़ादी चाहते हैं, वो भी हार गया, लेकिन बहुत कम मार्जिन से। तो क्यूबेक सेक्सेशन की डिमांड बहुत कम रही है, लेकिन क्यूबेक की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कनाडा के लिए। बहुत ज़्यादा डिमांड होती रहती है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो क्यूबेक बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुद्दा अभी इंडिया कनाडा के बीच में किस चीज़ को लेकर है। हरदीप निज्जर की हत्या कौन है? वो भाई खालिस्तान का मुद्दा। तो क्या है खालिस्तान, जरा ये भी देख लेते हैं। खालिस्तान एक सेपरेट स्टेट की मांग करता है पंजाब के आसपास। इनका कहना है एक सिख सेपरेट स्टेट, और ये यहाँ पंजाब की मांग करता है। हालांकि अब जो इनकी डिमांड है उसमें पाकिस्तान का, मैं केवल उनको इंडिया का हिस्सा चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तो सपोर्ट कर रहा है, पर जो ओरिजिनल डिमांड थी उसमें आपका ही पूरा का पूरा पंजाब एज ए सेपरेट स्टेट, सेपरेट राज्य नहीं, सेपरेट देश बनाने की बात होती है। IR में स्टेट मतलब देश होता है, प्रोविंस मतलब राज्य होता है। तो वो एक अलग देश बनाना चाहते थे खालिस्तान, जो कहीं बनता दिख तो रहा नहीं। लेकिन ये डिमांड और जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है
वो अक्सर जाके कनाडा में छुप जाते हैं और वहाँ से वो इंडिया के खिलाफ चाहे कंसलेट हो चाहे पंजाब में उपद्रवी कार्य करते रहते हैं, जिसके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस ने एक डोजियर भी दिया था कनाडा को कि भाई देखिए आपके देश पे जो यहाँ के अलगाववादी जो टेररिस्ट है वहाँ जाके रहते हैं और हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो उसके बदले में हाल ही में जो उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में जाकर बयान दिया कि इंडिया हैज़ बीन द बिहाइंड ऑफ किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, जिसके बारे में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक मुद्दा बन चुका है ये। तो जो सिख फॉर जस्टिस SFJ, खालिस्तानी टाइगर फोर्स, खालिस्तानी कमांडो फोर्स, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सब खालिस्तान से रिलेटेड हैं और कनाडा में एक तरह से ऑपरेट करते हैं। इनके ऊपर काफ़ी इन सब को इंडियन ऑलमोस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करके रखा हुआ है। तो ये वजह ये मुद्दा है जो खालिस्तान में जो इंडियन ऑरिजिन के लोग मोस्टली जो पंजाब से गए उनसे कई ऐसे हैं जो खालिस्तान सिंपथाइजर्स हैं, वो इनको फंडिंग देते हैं और क्योंकि एक बड़ा तबका पॉपुलेशन का है वो, तो वहाँ की डोमेस्टिक पॉपुलेशन में उनका एक शेयर है, तो पॉलिटिक्स के लिए उनको केटर करते हैं वहाँ के पॉलिटिशियन ताकि उनको वोट मिले। यही वजह है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का बयान देने का। अब देखिए आपने कनाडा के बारे में ज्योग्राफी पढ़ ली। अब कनाडा के पास जब देखो ना, कनाडा के पास इस बॉर्डर के पास एक और बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। अगर मैं आमतौर पर बोलता तो आपको पता नहीं होता कि न्यूयॉर्क की बाउंड्री कहाँ पर है। न्यूयॉर्क बिल्कुल कनाडा के पास है और न्यूयॉर्क में रिसेंटली क्या हुआ है, एक क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ। UN की क्लाइमेट एम्बिशन समिट न्यूयॉर्क में हुई है। इसमें ये दिखाया गया कि कौन से लीडर्स हैं जो अच्छा खासा अपनी जो उन्होंने कमिट किया था ग्लासगो में कि हम अपना जो ये टारगेट है इसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं कि जो एक नेट ज़ीरो की ओर ले जाना था दुनिया को, ताकि 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को रखा जाए, ग्लोबल टेम्परेचर को रखा जाए। उसके बारे में जो लोगों ने कमिट किया था फॉसिल फ्यूल के बारे में या अपने INDCs के बारे में, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, INDC इंटेंशनल INDCs के बारे में, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में, ग्रीन क्लाइमेट फंड प्लेजेस के बारे में। तो कहाँ हुआ ये समिट, किसका था, UN का, कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ अवस्थित है ये आपने देख लिया, ये रहा न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क तो पता ही होगा आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये बातें थी न्यूयॉर्क और कनाडा के बारे में। एक बार देख लीजिए दोबारा, यहाँ पर न्यूयॉर्क का स्टेट है, कनाडा के बॉर्डर के बहुत पास है और ये लेक ओंटारियो ये रहा आपका, लेक एरी ये रहा। तो ग्रेट लीक्स कहाँ है पता लग गया, क्यूबेक का रीजन बिल्कुल इसके पास है। तो जो खालिस्तान का मुद्दा इंडिया के लिए कुछ वैसा ही क्यूबेक कनाडा के लिए। इंडिया में हालांकि उतना बड़ा मुद्दा खालिस्तान है भी नहीं जितना क्यूबेक कनाडा में था, क्योंकि ऐसी सेसेशनिस्ट मूवमेंट को कभी उतना सपोर्ट कनाडा में नहीं मिला जितना क्यूबेक में मिला। हालांकि खालिस्तान ज़्यादा हिंसा का शिकार रहा है रिलीजियस कारणों से भी। तो ये मुद्दा खालिस्तान का थोड़ा बहुत क्यूबेक से मिलता जुलता है। तो वहाँ का जो क्वाइट रेवोल्यूशन है कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ जैसे मसूर की दाल। मसूर की दाल क्यों हमारी न्यूज़ है? मसूर की दाल वो दाल है जो जिसे हम रेड लेंटिल भी कहते हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक लार्जेस्ट स्टोर्स कहाँ है, कनाडा से है, जहाँ से हम 4 से 5 लाख टन हर साल इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि इंडिया में राबी क्रॉप की तरह डेवलप किया जाता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, लेकिन वहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं होता जितने ऑल ओवर इंडिया इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए अगर भारत कनाडा के संबंध खराब होते हैं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो याद रखिए टॉपिक कि भाई मसूर का एक बड़ा सेक्टर जो है, सेगमेंट जो है वो कनाडा से आता है। इसलिए इंडिया के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपने फूड बास्केट को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखे। अगर आप एक देश के ऊपर निर्भर रहेंगे तो कल को कुछ भी विवाद हुआ तो आपके देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खाने को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गई मसूर की दाल की बात, कनाडा की बात, न्यूयॉर्क की बात हमने सारी कर ली। अगला टॉपिक है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ है? ओमकारेश्वर MP में है। ओमकारेश्वर में हाल ही में एक नई मूर्ति का अनावरण किया गया, एकात्मता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो ये ओमकारेश्वर पहले सिचुएटेड कहाँ है? तो ये रहा आपको ओमकारेश्वर। ये एक इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग भी है मध्य प्रदेश में। अगर आप देखो तो आपको पंचमुड़ी के पास और भीमबेटका के पास आपको देखने को मिलेगा ओमकारेश्वर। अब इस मैप में देखिए मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, चाहे पंचमढ़ी हो, चाहे भीमबेटका हो, चाहे बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो, अमरकंटक हो, कान्हा हो, इन सब से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं, कहीं से रिवर्स आती हैं। अगर हम हो सका तो बाद में एक स्टेट वाइज भी एक मैप करेंगे जहाँ इंपॉर्टेंट लोकेशंस करवाए जाएंगे। बट अभी देखते हैं ओमकारेश्वर कहाँ है। तो ये रहा आपका ओमकारेश्वर, एक इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है। यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो अनावरित की गई। ये शंकराचार्य के बारे में बात करती है। जो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ओमकारेश्वर में है। ये रहा ओमकारेश्वर, ठीक है। तो इसके अलावा महाकालेश्वर भी MP में ही पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ज्योतिर्लिंग इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इस स्टैच्यू की खास बात यह है कि यहाँ हमने कोशिश ये की है कि इसके साथ एक एकता की मूर्त दिखाई जाएगी, वननेस, स्पिरिचुअल
और रिलीजियस वननेस की बात करते हैं तो 108 फीट टॉल आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, जो कि हमें पता है एक बहुत बड़े थिंकर थे, और जो मध्य प्रदेश की एकात्म धाम प्रोजेक्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये स्टैचू भी। तो क्या किया था आदि शंकराचार्य ने, तो अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े वो एक प्रवर्तक थे। इन्होंने अद्वैत वेदांता स्कूल ऑफ थॉट को बिल्कुल स्थापित किया था, और ये बेसिक बात करता है एक सच को हम कई तरीकों से बोल सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इस बात पे कि कैसे हमें रीजनिंग, प्रमाण, अनुभव के ऊपर फोकस करना चाहिए स्पेशल नॉलेज लेने के लिए, अंधविश्वास में नहीं मानना चाहिए। तो शंकराचार्य ने जो फोकस किया था, उन्होंने कहा था कि कैसे हम अपने एक्सपीरियंस, अपनी इंट्यूशन, अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस चाहिए तो आप स्टडी कर कर, मेडिटेशन कर कर, वर्शिप कर कर पा सकते हो इसे। और इसीलिए उन्होंने पूरे हिंदुइज्म को एक तरह से दोबारा जगाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया था। उन्होंने 4 मठ स्टैब्लिश किए थे, श्रृंगेरी, द्वारकापुरी और जोशी मठ। तो इसलिए इनकी एक बड़ा रोल रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में ये एकात्मता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस की गई। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ है, ओमकारेश्वर में, किससे रिलेटेड है, आदि शंकराचार्य से उन्होंने क्या किया था, किस चीज़ के जनक थे ये आपको पता लग गया। लोकेशन कहाँ है वो आपने देख ली। अगला टॉपिक है गल्फ ऑफ खंबात के बारे में। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पर है, तो गुजरात में ये गल्फ ऑफ खंबात है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मिली है। गल्फ ऑफ खंबात में क्या मिला हमें, तो हमें यहाँ वेनेडियम मिला है। अब वेनेडियम क्या होता है मुझे बताएंगे। वेनेडियम असल में एक मेटल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल आज के टाइम में हो गया है। किस लिए, इसलिए क्योंकि इससे अब जो बैटरीज हैं उसमें अगर हम स्टोरेज करना चाहते हैं ना, बिजली को पहले स्टोर करोगे तभी तो यूज़ करोगे। सोलर पावर हो, विंड पावर हो, जो चीज़ें बढ़ रही है, सोलर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, पर हमें उसके लिए उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा बिजली बनाने के बाद। तो उसके लिए हम नॉर्मली यूज़ करते हैं किसका, लिथियम आयन बैटरी का। आप पढ़ते होगे लायन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज। उसके बदले में अब जो है वेनेडियम को एज एन अल्टरनेटिव देखा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय है, और इसकी खास बात यह है कि अगर इसको आप खुला भी छोड़ दो तो काफ़ी समय तक कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचता। लेड की बैटरी से आपको नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, एक प्रकृति के लिए बहुत खतरनाक है, ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता, और ये इसको परमानेंट डैमेज भी इजीली नहीं होता। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बाकी मेटल्स का होता है, चाहे लिथियम का हम कर लो, चाहे लेड का कर लो, उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सेफ है ये। और इसका इस्तेमाल एरोस्पेस, डिफेंस के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए एक ये बहुत रेलेवेंट अभी एक मेटल है जो मिला है इंडिया को, कहा तो गल्फ ऑफ खंबात में। तो इसके मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। इससे इंडिया को बहुत फायदा पहुंच सकता है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को। ऑलरेडी अभी ब्राज़ील सबसे बड़ा वेनेडियम का प्रोड्यूसर है आफ्टर रशिया एंड साउथ अफ्रीका, उसके जस्ट पीछे है। चाइना के पास सर्वाधिक रिजर्व है, लेकिन सर्वाधिक प्रोड्यूसर भी ब्राज़ील कर रहा है। तो अब ये वेनेडियम रिजर्व इंडिया को कहाँ मिले, तो गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात को याद करने का तरीका है आपके भावनगर, भरूच वाले इलाके के बीच में है ये। और गल्फ ऑफ खंबात के बीच इंडिया ने एक फेरी सर्विस भी स्टार्ट की थी, रोल इन रोल आउट। यहाँ से यहाँ फेरी चलती थी गोगा दहेज के बीच में, जो 2 साल पहले आई गेस लॉन्च की गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे उसको लॉन्च करने। तो यहाँ इस रीजन में ऑलरेडी एक फेरी सर्विस चलती है, काफ़ी सेलिब्रेट किया था इसको। तो गल्फ ऑफ खंबात की रेलेवेंस क्या है, तो सबसे बड़ी बात एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल रीजन है। यहाँ मेजर कई ऐसे इंपॉर्टेंट शहर है। अगर आप मैप को देखो तो भावनगर खुद एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, सूरत, भरूच, आनंद, आपको याद होगा किससे, अमूल का जो कोऑपरेटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं कई सारे इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पर ऑलरेडी हैं जो काफ़ी रेलेवेंट है इंडिया के लिए। इसलिए गल्फ ऑफ खंबात की सिक्योरिटी, और यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी काफ़ी मात्रा में होती है, और बड़े शहरों का हब है जहाँ से कई मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है। इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी में इंडिया का प्राइमरी कंसर्न है। पर हमारा काम यह है कि गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पर है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात में मेजर सिटीज़ कौन से, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सको, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा है, फिशिंग, ओवर फिशिंग होती है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरत है इस इलाके को ठीक से एसेस करने का और डेवलप करने का। यहाँ पास में जूनागढ़ है। जूनागढ़ क्यों न्यूज़ में रहा था, जूनागढ़ पे अचानक पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हमारा हिस्सा है, क्योंकि इसके पुराने नवाब जो भाग के पाकिस्तान में शरण लेके बैठे थे, उन्होंने कहा भाई ये हमारा है। तो पाकिस्तान ने फिर कह दिया जूनागढ़ हमारा है। कहीं दूर दूर तक पता नहीं, पर जूनागढ़ उनका हो गया। ये पोरबंदर है जहाँ पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे, ठीक है। जामनगर एशिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर में है। तो ये सारे एरियाज काफ़ी रेलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है गल्फ ऑफ खंबात, कहाँ है गल्फ ऑफ कच्छ, कहाँ पर आपको वेनेडियम जो मिला है वो क्या है और क्या रेलेवेंस है इसकी क्यों वैल्यू इतनी ज़्यादा है, क्योंकि आगे इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह देखा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैम्पेदुसा के बारे में। लैम्पेदुसा कहाँ पर है? लैम्पेदुसा असल में एक इटली का आइलैंड है जहाँ पर हाल ही में EU की प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लेयन गई थी। तो लैम्पेदुसा कहाँ, यहाँ है।
तो इतना मुद्दा क्या है सर, हमें क्यों पढ़े लैम्पेडूसा? तो देखिए इटली का एक आइलैंड जरूर है ये, लेकिन सारा का सारा जो देखिए कहाँ पर सिचुएटेड है, पहली बात मेडिटेरेनियन सी देख रहे हो आप, ये मेडिटेरेनियन सी में सिचुएटेड है। यहाँ आसपास के देश देखो कौन कौन से, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। इन देशों में बहुत से मुद्दे रहते हैं हमेशा। 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुई थी, उसके बाद से वहाँ पर जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ अफ्रीका में, कई सारी जो वहाँ पे सरकारें गिरी, उनकी जगह लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किए, वहाँ की सारी स्थितियाँ क्या हुई, अनस्टेबलाइज हो गई। तो सारी जो लोग हैं वहाँ से, काफ़ी सारे वहाँ पर सिविल वॉर कई राज्यों में स्टार्ट हो गया, कई देशों में, तो वहाँ से लोग भाग के जाने लग गए यूरोप की तरफ। उसमें से ट्यूनीशिया और लीबिया के बहुत से लोग इस रूट से जाते हैं, यानी वो पहले मेडिटेरेनियन सी की शिप्स लेके यहाँ लैम्पेडूसा में जाते हैं, जो इटली का पार्ट है, यहाँ से सिसिली जाएंगे और इटली से होते हुए यूरोप चले जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जो अमेरिका में, सॉरी यूरोप में जो रिफ्यूजी जाते हैं, जो माइग्रेशन होती है, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैम्पेडूसा। कहाँ पर है ये? तो इटली का आइलैंड है। यहाँ पर ईयू की प्रेसिडेंट क्यों गई, ये देखने के यहाँ पर इटली की जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, काफ़ी न्यूज़ में रही थी, क्या नाम है उनका, जॉर्जिया मेलोनी। उन्होंने लगातार एक स्टैंड लिया जो काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टैंड है। उन्होंने कहा कि हम इटली को यूरोप का रिफ्यूजी होम नहीं बनने देंगे, क्योंकि इटली में सारे लोग पहले इटली जाते हैं, इटली से बाकी यूरोपियन देशों में वो जाते हैं, तो लगातार इटली के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजीज आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब हम लोगों को घुसने नहीं देंगे अपने देश में। लैम्पेडूसा में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है ताकि ट्यूनीशिया और अल्जीरिया से लोग ना आ पाए। तो इसलिए आइलैंड काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, यहाँ जो विजिट भी उन्होंने की थी इसलिए की थी कि भाई कैसे रोका जाए। तो इस जगह से लोग, इस आइलैंड से लोग कोशिश करते हैं इटली के वाया यूरोप घुसने की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसके बारे में, कि कहाँ कहाँ यहाँ जो कंट्रीज़ हैं मेडिटेरेनियन की, वो कौन कौन सी है। मेडिटेरेनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। क्यों? देखिए ऊपर यूक्रेन है, साइड ब्लैक सी के पास यहाँ पर, और इधर ही आपका सी ऑफ मरमरा, बोस्फोरस स्ट्रेट है। अगर रशिया से कोई भी शिप जाता है यूक्रेन से, तो यही रूट पकड़ के आता है वो, यहाँ से आएगा, एगियन सी जाएगा, सी ऑफ क्रेट जाएगा, सी ऑफ क्रेट होते हुए इधर से घूम घूम के वो फिर बाहर निकलेगा यूरोप जाना हो तो। अगर एशिया जाना हो तो आप यहाँ से एगियन सी होते हुए आते हो, और यहाँ आपका स्वेज कनाल है, यहाँ से निकल के फिर आप नीचे एशिया की तरफ चले जाते हो। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये यूरोप में बहुत रेलेवेंस रखता है। फ्रांस, जर्मनी, सारे देश यहाँ से कनेक्टेड हैं, ब्लैक सी वगैरह इसी से रूट बनता है। तो इसीलिए इटली और टर्की, ये रहा टर्की जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी है, इन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है यहाँ की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो मेडिटेरेनियन एक हमेशा इंपॉर्टेंट जगह के रूप से देखा जाता है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ हैं, कौन कौन से आइलैंड और सीज़ है? एल्बॉर्न सी, बेल्गैरिक सी, लिंगुरियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, सी ऑफ क्रेट, एगियन सी, बोस्फोरस स्ट्रेट, डर्डनेल्स स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट्स हैं ये आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे तरीके से जब भी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको आंसर कर पाओ। तो इटली या कनाडा या इटली के बारे में जब पढ़ो, यूरोप के बारे में जब पढ़ो, आप जब भी टर्की के बारे में पढ़ो, यूक्रेन के बारे में पढ़ो, तो ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री है, मेडिटेरेनियन के आसपास कौन सी कंट्री है, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। तो ये आपको दिख रहा है कि बोस्निया हर्ज़गोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, इटली, ये सारी आपकी जो कंट्रीज है जो मेडिटेरेनियन सी में जिनका बॉर्डर लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो लैम्पेडूसा कहाँ का आइलैंड है? इटली का। मुद्दा क्या है समझ गए, ट्यूनीशिया से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है माइग्रेंट्स की या रिफ्यूजीज़ की, इसको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रोकना चाहते हैं। ईयू ने कहा है कि वो एक प्लान बनाएंगे रीसेटलमेंट का, ताकि इतना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ पीपल ना हो, क्योंकि कई सारे बोट्स डूब जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती है यूरोप जाने की कोशिश में। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग किस चीज़ का है? तो ये इंडिया की कोस्ट गार्ड ने किया था। इसका काम यह है कि इंडिया की कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और ये हुआ कहाँ, किस लोकेशन पे? तो इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे। ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, जहाँ पर आपको कौन कौन से आपको यहाँ पर आपको दिखने को मिलते हैं जो रीजन है। यहाँ आपको मालाबार कोस्ट दिखती है, हाँ, या कोंकण कोस्ट दिखती है, तो कोंकण कोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, आपको ऊपर काठियावाड़ का इलाका है, ठीक, काठियावाड़ का इलाका इधर होगा गुजरात में, ठीक, फिर कोंकण का इलाका यहाँ आ गया आपका। तो ये पूरा इलाका जो वेस्टर्न कोस्ट है, इसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ऑपरेशन सजग चलाया गया था, जहाँ 118 शिप जो बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट, पुलिस के हैं, कोस्टल सिक्योरिटी के हैं, इंडियन नेवी के, उन्होंने ड्रिल में पार्टिसिपेट लिया। तो क्या है ऑपरेशन सजग? सजग रहना इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आप समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माना विलेज। माना विलेज, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था ऊपर कि कौन सा गाँव पहले मिलेगा, तो उस गाँव का नाम है माना विलेज। माना विलेज को पहले आखिरी गांव कहते थे, नाम बदल के बोल दिया पहला गांव भारत का, जैसे आप इंडिया में एंटर करते हो। तो आकाशवाणी दिल्ली ने जो एक प्रोग्राम किया था, मेरी माटी मेरा देश, उसको लेकर एक ग्रैंड कल्चरल फेस्टिवल किया गया था माना विलेज में। माना विलेज कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। और ये इंडिया का पहला गाँव है, अगर आप चाइना से इंडिया आते हो वाया चमोली, और सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ ये गाँव है। इसको याद करने का सीधा तरीका है कि हम बार बार पढ़ते हैं माना पास, नीति पास,
तो उसके पास जो पहला गांव है वो है माना पास, और ये बिल्कुल आपके बद्रीनाथ के करीब है, भारत का प्रथम गांव है। तो माना के बारे में जब बोला जाए तो माना पहला गांव है जो किस एरिया में है, तो उत्तराखंड में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है चमोली वहाँ पर। और यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली वो भूटिया कम्युनिटी के होते हैं, जो एक मंगोल ट्राइब है। अपने वुलन गारमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, और एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत है इस जगह की महाभारत की वजह से। केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीबी इलाका अवस्थित है, इसलिए बहुत रेलेवेंट है। यहाँ इंडिया और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने के ऊपर फोकस कर रहा है, कंसिडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ रीजन बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेशन। दोबारा आते हैं इस मैप पे, कनाडा का सारा रिलेवेंस पता चल गया आपको, ठीक है। ओमकारेश्वर पता चल गया कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया क्यूबेक कहाँ पर है, न्यूयॉर्क कहाँ पर है। तो इस तरह आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहला वेयर इज नेगेव डेजर्ट लोकेटेड, कहाँ पर है ये? नेगेव भी कहीं पढ़ते हैं, कहीं नेगेव भी पढ़ते हैं इसे। 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, चिले, इजराइल या जॉर्डन। इनमें से कहाँ लोकेटेड है? आई होप आपको उसका आंसर पता हो। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पक्का पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक अलायंस? तो पैसिफिक अलायंस, पहला सवाल मेरा आपसे कि ये है कहाँ? ये हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, कहाँ है ये और इनमें से कौन इसका पार्ट है? ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया या उरुग्वे? ये इनमें से 2 हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आज के वीडियोस में जो लोकेशंस हमें पता चलेंगी, पहले देखते हैं वो कौन कौन सी है। आज हमें साउथ अमेरिका कवर करना है, क्योंकि यहाँ है अर्जेंटीना, तो हम अर्जेंटीना के बारे में पढ़ेंगे। और अर्जेंटीना के अलावा साउथ अमेरिका की पूरी ज्योग्राफी और इसके आसपास इस रीजन में एक ट्राइंगल बनता है, लिथियम ट्राइंगल, 3 देशों के बीच में जहाँ सर्वाधिक लिथियम मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कोबाल्ट के बारे में जानेंगे, प्लस फिर हम उठ के यहाँ से चलेंगे किधर? तो अपने पड़ोस में यहाँ बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान की लोकेशन, इसकी पूरी कहानी की हुई न्यूज़ में ये समझेंगे। एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इन 2 कॉन्टिनेंट्स, इन दो जगहों के अलावा एक बहुत ही खास जगह है जो केरला के पास है, जहाँ पर जो एल्गल ब्लूम यानी पिंक हो गई एक लेक, वहाँ पर उसके बारे में जानेंगे। और इन सब टॉपिक्स को जानने के अलावा हम ये भी समझेंगे कैसे जो इजराइल का इलाका है यहाँ पे मेडिटेरेनियन के आसपास, इसकी ज्योग्राफी और इस एरिया जो न्यूज़ में है वो क्यों है, ये जानेंगे आज के वीडियो में। आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा अर्जेंटीना। लेकिन याद रखिए, वर्ल्ड मैप जो आप देखें ना, तो आपको यहाँ ही से आइडिया लग जाना चाहिए प्लेसेस इन न्यूज़ का। ये प्लेसेस इन न्यूज़ थी इस वीडियो में, ये जगह है, इसकी क्या ज्योग्राफी है, क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता है। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में हुआ क्या? अर्जेंटीना में एक लिथियम ट्राइंगल है। लिथियम एक बहुत बेसिक मिनरल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी बनाने में, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पेसिफिकली जो हम ई व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सोलर एनर्जी में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना चाहते हैं, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। तो दुनिया का 53% जो लिथियम ओर है वो एक ट्राइंगल में ही समाहित है। कहा जाता है कि एरिया जो 3 देशों के बीच में है, अर्जेंटीना, नॉर्दर्न चिले और बोलिविया। तो अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले के बीच का इलाका है। यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा ये जो आपका लिथियम आयन ओर है दुनिया भर का, 53% यहीं पर सिचुएटेड है। इसको ट्राइंगल इसलिए कहते हैं, एक ट्राइंगल की तरह शेप में है ये, इन 3 देशों में बसा हुआ है। तो कौन कौन से देश है फिर से बताइए? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। तो इन 3 देशों में ही पूरा का पूरा लिथियम आयरन और 53% दुनिया का सिचुएटेड है। अब हमें यहाँ चलो ये तो पता लग गया कि पहली बात कि लिथियम ट्राइंगल है क्या, कहाँ लोकेटेड है, और पॉइंट ये कि भाई ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया? तो टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया एक डील क्लोज कर रहा है 5 लिथियम ब्लॉक्स अर्जेंटीना में एक्सप्लोर करने के लिए, कि भाई इसको एक्सप्लॉइट इंडिया करेगा ताकि इससे जो वो जो फ़ायदा उठा सके लिथियम, ऑब्वियसली जो इससे प्रोड्यूस होगा, इससे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो बॉडी या जो ग्रुप इसके लिए नेगोशिएट कर रहा है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लिथियम ट्राइंगल देखो तो याद रखिए इंडिया में 5 लिथियम ब्लॉक्स पे बात चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, और जो ग्रुप इसे पुश कर रहा है इंडिया का वो है काबिल। क्या नाम है? काबिल। काबिल पुश कर रहा है। काबिल असल में इंडिया की 3-4 कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर है, जैसे नाल्को, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉपर लिमिटेड। ये 4 कंपनीज मिलके, 3 कंपनीज ने मिलके ये काबिल बनाया है। काबिल का काम क्या होगा? काबिल नेगोशिएट करता है कैसे वो इन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को वो एक्सप्लोर करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, किस तरह उनको वो डील करनी है। तो ये पहली बात, काबिल कौन है? इंडियन 3 कंपनीज का एक मिक्सअप है जो
डील करता है अगर ऐसे मिनरल एक्सप्लोरेशन कहीं करना हो तो उस देश के साथ MOUs जो साइन होते हैं, क्योंकि भाई इनको साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए ना बात करने के लिए, तो काबिल इसका काम करता है। तो काबिल अभी कहाँ बात कर रहा है, तो अर्जेंटीना के साथ बात हुई है। क्यों? क्योंकि जो लिथियम ट्रायंगल है वहाँ पर इंडिया को कुछ ऑब्वियसली चीज़ें चाहिए थी, और यहाँ पर ये उपलब्ध, दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है यहाँ पर, और अर्जेंटीना पार्ट है किसका, लिथियम ट्रायंगल का। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी जो अपने आयन सेल, लिथियम आयन सेल होता है, सब कुछ मैन्युफैक्चर ही करता है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बचत करेगा। और इसके अलावा क्या काबिल ने कहीं और ब्लॉक्स या किसी और जगह एक्सप्लोर किया है, कुछ कोई आइडिया आपको? तो हाँ बिल्कुल किया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इन्होंने जो कुछ 1-2 ब्लॉक्स हैं वो वहाँ एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर रखा है, 2 ब्लॉक्स में और 3 कोबाल्ट के ब्लॉक्स में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा इंडिया चिली और ब्राज़ील के साथ भी बात कर रहा है कि भाई किसी तरह यहाँ से हम अपना एक डील कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया लिथियम एक्सप्लोर कर पाए, जिससे इंडिया का इंपोर्ट बिल थोड़ा कम हो और इंडिया के पास अवेलेबिलिटी हो रिसोर्स की, जो बहुत रेयर है, ये बहुत कम देशों के पास इसका प्रभुत्व है, तो इसलिए ये हमेशा विवादों में रहता है। इसी तरह एक देश और है अफ्रीका का, यहाँ पर सिचुएटेड, जहाँ पर माइनिंग होती है कोबाल्ट की माइनिंग होती है, और बहुत ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से होती है। हमने वो भी पहले डिस्कस किया हुआ था, हालांकि वो जगह न्यूज़ में नहीं है, लेकिन रिलेटेड है। कोबाल्ट माइनिंग कहाँ होती है, मेरा आपसे सवाल है, तो वो कॉन्गो में होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ही इनह्यूमन कंडीशंस में बच्चों से और लोगों से काम लिया जाता है। ये बात हो गई अर्जेंटीना की, लिथियम रिजर्व्स की, ट्रायंगल की, प्लस काबिल की। अब ज़रा अर्जेंटीना की लोकेशन पर ध्यान देते हैं। अर्जेंटीना कहाँ पर है? ये रहा अर्जेंटीना। क्या अर्जेंटीना G4 का मेंबर है? G4 ग्रुप किस चीज़ का है? G4 ग्रुप वो 4 देश हैं जो पुश कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए। इसमें कौन कौन है? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है ये इसका पार्ट है G4 का, और अर्जेंटीना पार्ट है कॉफ़ी क्लब का, जो इसका विरोध करता है। ये पाकिस्तान वगैरह के साथ मिलकर इनका मानना है कि नहीं, एक्सपेंशन में ब्राज़ील को सीट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? अर्जेंटीना को लगता है कि भाई इसको ब्राज़ील को सीट मिल जाएगी, तो ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा एक कंट्री है, हमारा राइवल, एक तरह से दुश्मन तो नहीं पर राइवल, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है इन दोनों देशों के बीच में, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं है। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये 2 देश यहाँ पे प्राइमरीली जो सबसे बड़े देश हैं, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर मत कर देना, उतने लेवल पर नहीं है मगर है। तो साउथ अमेरिका के अगर मैं आपको देशों की बात करूँ तो यहाँ कुछ लैंड लॉक देश हैं। कौन कौन से लैंड लॉक देश हैं वो याद रखिए, बोलिविया, पैराग्वे, ये 2 आपको लैंड लॉक देश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये रहा बोलिविया और ये रहा पैराग्वे। यहीं पर आपका क्या है, आपका लिथियम ट्रायंगल है। इसके अलावा ऊपर आपको पेरू दिखता है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरिनाम, ये सारे देश आपको, गयाना, ये सारे आपको देश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब चलो हमें देश पता लग गए कौन से, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता लगा। यहाँ पर एक फॉकलैंड आइलैंड्स है, ये रहा फॉकलैंड आइलैंड। ये लगभग सीन वैसा ही है जैसा गोवा के साथ हुआ था। एक अर्जेंटीना ने अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर इस फॉकलैंड आइलैंड पे कब्जे को लेकर। क्योंकि अब जरा ज्योग्राफी में देखते हैं, जैसे हमने देखा था जब हम नॉर्थ अमेरिका पिछले महीने पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने कौन कौन से माउंटेन देखे थे? एपेलेशियन माउंटेन्स देखे थे, रॉकीज देखी थी क्या? यहाँ कौन से माउंटेन्स होंगे? यहाँ पर जो माउंटेन सीरीज है उसका नाम क्या है? एंडेज। ये आपको यहाँ माउंटेन सीरीज है, यहाँ से यहाँ तक जाती है। नीचे अगर आप देखो तो आपको पैटागोनिया के डेजर्ट है। कहाँ? पैटागोनिया का डेजर्ट कहाँ? नीचे पैटागोनिया, ये रहा पैटागोनिया का डेजर्ट, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा पैटागोनिया, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर एंडेस के माउंटेन्स है, ऊपर लैनोस जिसे हम कहते हैं क्या है, मुझे बताएगा कोई? ये असल में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब डिटेल तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। गयाना के हाईलैंड के ऊपर लैनोस का अगर ग्रासलैंड है तो कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर आपको पैटागोनिया के डेजर्ट बिल्कुल नीचे है, तो चिले के जस्ट नीचे, जो यहाँ से एक तरह से कटी हुई पूंछ है साउथ अमेरिका के, नीचे पैटागोनिया है, ऊपर लानोस का है, और यहाँ इधर बीच के इलाके में क्या है? एंडीज़ की पूरी माउंटेन श्रृंखला। तो ये आपको इस तरह याद रहेगा कि भाई यहाँ अमेजोन रिवर बह रही है, ये उसका पूरा बेसिन है, ये एंडस माउंटेन है, ऊपर लानोस का ग्रासलैंड है, और नीचे जो आपका पैटागोनिया का डेजर्ट है। तो ये आपको समझ आ गया। मेरा आपसे सवाल है, एटाकामा का डेजर्ट कहाँ है? क्या आपको आइडिया है कुछ कि एटाकामा का डेजर्ट कहाँ है? मैं आपको बताऊंगा, नहीं आपको मुझे बताना है कि एटाकामा का डेजर्ट कहाँ पर है। एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? और इस रीजन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक और खास बात है, इस रीजन में पंपास भी होते हैं। पंपास को आइडिया आपको कहाँ पर होंगे? तो पंपास इधर होंगे, नीचे पंपास है, ऊपर लानास है, यहाँ पंपास की ग्रासलैंड है। ये आपने समझ लिया कि चलो ये कहानियाँ हैं। और वन ऑफ द कोल्डेस्ट जो इलाका वो यहाँ आता है। कोल्डेस्ट इलाका क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेन शेडो जोन बन जाता है।
बारिश नहीं होती तो काफ़ी ठंडक रहती है और काफ़ी ज़्यादा सूखा डेजर्ट है ये। तो ये आपको पूरा का पूरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और यहीं पर आपका अटाकामा, ये आपका अटाकामा ट्रेंच जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये बातें हैं साउथ अमेरिका की जो बेसिक ज्योग्राफी आपने समझी कि चलो भाई ये ब्राज़ील है, इधर अर्जेंटीना है, नीचे आपका एंडीज माउंटेन है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से आइडिया लग गया ज्योग्राफी का। गयाना की जस्ट ऊपर आपको लानोस है, वो भी एक ग्रासलैंड है, गयाना हाईलैंड्स का है, यहाँ पर है। नीचे आपकी अमेजोन रिवर बहती है, यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ये आप यहाँ से समझ गए, अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर हैं और इस तरह से ये मूव कर रही हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर आपको और देखने को मिल रही है वो ज्योग्राफिकली यही है। अगला पॉइंट आता है कि भाई चलो ज्योग्राफिकल आपने सब कुछ समझ लिया, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से आपके इलाके हैं यहाँ आसपास, वो आप समझ गए। चिले और इन सब में कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी हैं जिसके हम सब अक्सर पढ़ते हैं, जैसे लीमा पेरू में है। लीमा में कुछ हुआ था, कोई यूएनएफसीसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लीमा शहर कहाँ पर है, तो पेरू में यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला अक्सर जो है वो क्यों न्यूज़ में रहता है, अमेरिका के सैंक्शंस के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ, लेकिन इनको बेचारों को ऑयल बेचने नहीं देता अमेरिका, क्योंकि इनका जो शासन है जो इनका यहाँ पर वो एंटी अमेरिकन कम्युनिस्ट, उनका कहना एक रोग स्टेट है एक तरह से वेनेजुला, इसलिए वहाँ पर भी विवाद अमेरिका और वेनेजुला का बना हुआ है। तो यहाँ जो देश हैं इनकी कहानी कुछ इस तरह की है। अब देखिए कुछ देशों ने यहाँ क्या किया, आपस में मिलकर पहले कहा कि चलो भाई एक कॉमन हम एक तरह का एक अलायंस बना से एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाते हैं ताकि हमारे साथ व्यापार हो सके। देखिए यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कॉफ़ी वगैरह, लेकिन लोग बहुत कम हैं। तो यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इन देशों ने एक अलायंस कैसे कहते हैं, मर्कोसुर। तो मर्कोसुर में आपके जो मेंबर स्टेट है वो है ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। इधर वाले जितने हैं ना आपके ईस्टर्न साइड के, वो सारे मर्कोसुर का पार्ट है। मर्कोसुर इज अ सदर्न कॉमन मार्केट ऑफ विच एरिया, साउथ अमेरिका। तो पहले इसका वेनेजुला पार्ट था, बाद में वेनेजुला को सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ अब ब्राज़ील, अर्जेंटीना तो आपको नाम ही याद रहेगा, काफ़ी इजी है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, इन 4 देशों ने मिलकर अभी अपना एक मर्कोसुर अलायंस बनाया हुआ है। यहाँ से देखते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, चारों मिल गए, चारों ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया मर्कोसुर फ्री ट्रेड मूवमेंट वाला, जहाँ कॉमन मार्केट है, जो मूवमेंट भी एक तरह से फ्री। अब जो बचे बाकी देश वो क्या करेंगे, तो उन्होंने एक अलग अलायंस बनाया, दे फॉर्म द अलायंस ऑफ पैसिफिक अलायंस, ताकि वहाँ पर ये आपस में ट्रेड कर सकें। इसमें आपका कौन कौन सा देश है, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, चिले। अब देखो ये सब देश तो यहाँ आ गए, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, चिले, ये आ गए आपके पैसिफिक अलायंस में। फिर भी कुछ देश बच जा रहे हैं आपके, जैसे बोलिविया कहीं नहीं है, जैसे तो वो सब क्या करेंगे, ठीक है, उन देशों का क्या होगा। आपको ऊपर गयाना कहीं नहीं है, ये सब देश भी तो कोई ट्रेड ब्लॉक कुछ ऐसा बनाएंगे। तो इन्होंने अपने लिए एक अलग सा बना रखा है। इनका सिस्टम ये है कि इन्होंने ALBA नाम का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें इक्वाडोर, बोलिविया और वेनेजुला और निकारागुआ हैं, ये आपके ALBA के अंदर है। बाकी 3 आपके पैसिफिक के अंदर हैं, पेरू, चिले, कोलंबिया, मैक्सिको और कोस्टा रिका। बाकी आपके 4 जो है वो किसके अंदर है, ALBA के अंदर। तो याद रखिए यहाँ पर असल में 4 ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। कौन कौन से, मर्कोसुर तो बहुत ही सिंपल है, ब्राज़ील प्लस अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे प्लस पैराग्वे। फिर ALBA, यहाँ पर वो सारे देश हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, यानी निकारागुआ प्लस वेनेजुला प्लस इक्वाडोर प्लस बोलिविया। और बाकी जो बच गए साउथ अमेरिका वाले, इनका अपना है पैसिफिक अलायंस। पैसिफिक अलायंस में कौन कौन है, ऊपर का मैक्सिको भी है, कोस्टा रिका भी है। कोस्टा रिका तो हालांकि परमानेंट मेंबर नहीं है और आपका अभी शायद नेगोशिएट कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आपका कोलंबिया एंड चिली, तो ये सारे आपके पैसिफिक अलायंस के मेंबर्स। तो आई होप आपको ये आइडिया तो लग गया भाई कौन कौन से कहाँ पे रिजर्व्स हैं, कौन से पैसिफिक अलायंस की कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की बेसिक ज्योग्राफी क्या है, और यहाँ पर कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पर हैं, कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ पर हैं, ये हम समझ गए। अब एक चीज़ जो छूट गई है वो बताते हैं, वायर मेटो ग्रासो प्लेटू। मेटो ग्रासो प्लेटू कहाँ पर है, यहाँ पर आपके जस्ट ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के नीचे मेटो ग्रासो प्लेटू होता है, इस लोकेशन में सिचुएटेड है। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। चाहिए सारा साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो पैसिफिक अलायंस में कौन है, ALBA में कौन है, मर्कोसुर में कौन है, ये आपको आइडिया लग गया। और किसके साथ इंडिया अभी कोशिश कर रहा है काबिल के थ्रू एक लिथियम ब्लॉक एक्वायर करने का। अगला टॉपिक है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है भाई, क्यों न्यूज़ में रहता है, ये अक्सर ब्लास्ट होते रहते हैं। और ऐसा चाइना ने कहा कि वो यहाँ से अभी जो है अपनी जो उनका कॉरिडोर है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, उसके थ्रू यहाँ पर एक रोड लाइन बन रही है विच इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ 25 से लेकर $60 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है चाइना। क्यों, क्योंकि वो ग्वादर पोर्ट से जो बलूचिस्तान में है वहाँ उसने एक डीप वाटर पोर्ट बनाया इस रीजन में यहाँ,
और यहाँ से वो जो एनर्जी होगा इस पूरे रीजन का, जो भी उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वहाँ से एक प्रॉपर कॉरिडोर बनाया है, वहाँ से वो उसको लेकर चाइना की जिनजियांग प्रोविंस तक लेके जाएंगे। यानी ये रूट बॉर्डर से लेके आप यहाँ ऊपर इसको लेके जा रहे हैं। ये रूट बनाया किसने? चाइना ने। अब दिक्कत ये रही कि चाइना कह रहा है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमें बहुत डर लग रहा है और कुछ चीज़ें कम करी हैं उन्होंने, और प्लस यहाँ ब्लास्ट भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई क्यों इतने ब्लास्ट हो रहे हैं? बलूचिस्तान की क्या स्टोरी है? देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस है, इसकी राजधानी क्या है? तो क्वेटा, ठीक है। और बलूचिस्तान असल में आज़ादी के बाद 1947 में वॉज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। इनके खिलाफ फिर इनकी आर्मी ने अटैक करके इस तरह कब्जा किया था इस पूरे इलाके पे और एक बलूचिस्तान को अपने मिला लिया था। बलूचिस्तान की खास बात यह है, बलूचिस्तान इज़ ऑलमोस्ट 44% लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड 5% पॉपुलेशन, तो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। यहाँ मुद्दा यह है कि यहाँ जो बलूच नेशनलिज्म है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है बलूच लिबरेशन आर्मी। यहाँ बलूच नेशनलिज्म है बहुत ज़्यादा है, और कहा यह जाता था पहले भी और अभी भी कि अगर पाकिस्तान लगातार कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो इंडिया कैन ऑलवेज हेल्प बलूची ग्रुप्स। हालांकि मिलिशियाज को इंडियन पॉलिसी नहीं है कभी भी सपोर्ट करना, और बलूचिस्तान का मुद्दा यह कि यहाँ जो बलूची ट्राइबल ग्रुप्स हैं दे नेवर वर बेसिकली पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर बहुत सारा एक बड़ा राज्य है जिसमें लोग बहुत कम हैं, प्लस यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी होती है रिसोर्सेज की, लेकिन रिसोर्सेज बलूचिस्तान तक नहीं पहुँचते, बल्कि ये पंजाब का जो प्रोविंस है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या उनकी रहती है, सब कुछ निकल के वहाँ इन्वेस्ट होता है। तो बलूचिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है, इसलिए बलूचिस्तान के नेशनलिज्म की बातें बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ जो एरिया है वो एरिया भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और एक की डिफरेंस ये है कि बलूच ट्राइब के जो लोग हैं, वो बलूची ट्राइब जो है वो बोथ अफगानिस्तान ईरान दोनों जगह फैली हुई है, और वहाँ पर वो आपस में मूव इन मूव आउट करते रहते हैं। इसी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा आपको फिर देखने को मिलता है क्या, स्मगलिंग ऑफ ऑयल एंड अदर रिसोर्सेज। इसलिए एक विवादित दिक्कत यहाँ पर ये रही कि पाकिस्तान चाहता है कि इस रीजन में जितने रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन उसका किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं। अब यहाँ तक सीपैक कॉरिडोर जो बन रहा था, वह चाइना के जितने इन्वेस्टर्स थे उनके ऊपर, या चाइना से जो काम करने लोग आते थे, वहाँ लगातार अटैक होते थे। मेरा आपसे सवाल है कि मान लो ये कॉरिडोर लगभग आप $25 बिलियन लगा रहे हो, यहाँ पर ढेर सारे आप पावर प्लांट्स लगा रहे हो, ढेर सारे आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ढेर सारी आप शिपिंग इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हो, तो अब उम्मीद करोगे कि ये इतना कुछ डेवलप होगा तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। लेकिन खास बात या बुरी बात यह है कि बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा, क्योंकि चाइना अपने लोग खुद चाइना से लेके आता है वर्कर्स, उनके लिए वहाँ पर एक हाउसिंग यूनिट सेट करता है, वो वहीं रहते हैं, काम करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं, और जो बिजली बनेगी, जो भी सुविधाएं होंगी, वो सारी उठ के चली जाएंगी कहाँ? तो पंजाब के रीजन में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, और इसीलिए कई चाइनीज वर्कर्स के ऊपर हमले भी हुए, कई सारे ब्लास्ट भी इस रीजन में देखने को मिले, और जो ब्लास्ट देखने को मिलते हैं इसी वजह से यहाँ सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर है यहाँ पर, और प्रॉब्लम्स इस रीजन में रहती हैं। ठीक है, तो ये है बलूचिस्तान की ज्योग्राफी, कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये हमने देख लिया। ठीक है, अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर लगता है और अरेबियन सी के पास है। यहाँ पर ये रूट बनाने का कारण ये है चाइना का कि वो चाहते हैं उनको पर्शियन गल्फ से एक ऐसा रूट मिले जिसको इस्तेमाल करके वो सरकमवेंट कर पाए इस पूरे रीजन को, सीधा लैंड रूट के थ्रू वो जिनजियांग पहुँच पाए बिना किसी विशेष समस्या के। अगला आर्टिकल जो बात करता है वो बात करता है एक वेटलैंड की, जो है कोले वेटलैंड। कोले वेटलैंड कहाँ है? केरला में। ये रहा कोले वेटलैंड, यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ आपको इस रीजन में ये कोले वेटलैंड है, यहाँ कोजीगुड़ी के जस्ट नीचे यहाँ पर, और कोले लैंड कहते हैं। कोले वेटलैंड इस पूरे इलाके में फैला हुआ है, और ये आपका इलाका है कोजीगुड़ी के पास है ये, नॉट एग्जैक्टली कोजीगुड़ी। तो कोले वेटलैंड की कहानी क्या है? कोले वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स है, लेकिन दिक्कत ये रही यहाँ पर पिंक ब्लूम देखी गई। यहाँ का पूरा पानी जो है पिंक हो जा रहा है। अब कोई भी पिंक ब्लूम होती क्यों, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, वो उसको देखने के लिए लोग जरूर आते हैं कि भाई पिंक हो गया पूरा पानी, चलो देखने चलते हैं वहाँ क्या हो रहा है। असल में पिंक ब्लूम होता है एक फ्लावरिंग की वजह से, जो होती क्यों है क्योंकि वहाँ पर एक इन्वेजिव स्पीसीज आ जाती है जो वहाँ एक तरह का इन्वेजन कर लेते हैं, और उसकी वजह से पूरे पानी को कवर करके उनका कलर वो चेंज करके बिल्कुल पिंक सा कर देती है। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत बुरी हालत होती है उसकी। तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं उसकी हम बात करते हैं कबूम्बा फरकटा उसे कहते हैं। ये मैसिव फ्लावर है जो पूरे इसके ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर ऐसा होता है ना जब पिंक ब्लूम आता है
तो वो क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनको बिल्कुल नष्ट कर देता है, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है वाटर में, और ये बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल होता है लाइवली ग्रोथ के लिए। तो ये इन्वेजन है जो उसकी पूरी इकोलॉजी को तबाह कर देता है किसी भी लेक की। तो जो पिंक ब्लूम यहाँ देखी गई है वो बड़ी दिक्कत की बात है इस पूरे एरियाज़ में। इसके अलावा जो पेरम्ब्रा है कोझिकोड में, वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ था, इससे बहुत विवाद की स्थिति वहाँ भी बनी थी। तो ये इस तरह की जो अटैक्स रेड कर्बोमा अट्रैक्ट जो लोग करते हैं कि भाई फ्लावरिंग हो रही है देखने जा रहे हैं, लेकिन असल में वाटर बॉडी को बहुत नुकसान होता है। तो हमें दो चीज़ें यहाँ से पता लगी कि एक तो कोले वेटलैंड कहाँ पर है, केरला में, क्या ये रामसार साइट है? तो हाँ है। और दूसरा कि जो इससे पहले पेरम्ब्रा जहाँ है वो कहाँ पर है, वो भी कोझिकोड केरला में। इन दो जगहों पर एल्गल ब्लूम, पिंक ब्लूम हुआ, जिससे वहाँ पे बहुत नुकसान वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी को हो रहा है, जो हमें समझने की ज़रूरत थी, जो हमने समझ लिया। अगला आर्टिकल बात करता है एक ऐसे देश की जो अगेन न्यूज़ में था, और एक ऐसा इलाका जो फिर न्यूज़ में था, हाइफा। हाइफा इज़ अ प्लेस और अ पोर्ट टाउन ऑफ इजराइल। यहाँ चीज़ें इसलिए न्यूज़ में है, हाइफा में एक जो पोर्ट है वो डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया की कंपनी का नाम क्या है? अडानी। लेकिन हाइफा एक और वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि हाइफा के थ्रू ही हमारा नया रूट बना है किस चीज़ का? इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वो कहाँ से जा रहा है? मुंबई से आप दुबई होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए, इजराइल होते हुए, इटली होते हुए आप यहाँ से निकलोगे और फिर यूरोप पहुँच जाओगे। ये एक वो रास्ता है जो किसको सर्कमवेंट करेगा किसको? आपको स्वेज कैनाल से नहीं जाना पड़ेगा। ये एक नया रूट डेवलप किया गया ताकि पुश किया जा सके। तो ये जो नया कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें सऊदी अरब, EU, इंडिया, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल भी इसका पार्ट है। इस तरह के देश है। इसमें दो असल में पार्ट बनाए गए हैं। ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया को अरबियन गल्फ से जोड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा जो यहाँ का पार्ट है जो इसको यूरोप तक जोड़ता है, वेस्टर्न पार्ट। क्यों किया गया ये? असल में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल मूवमेंट की बात है। पहले आप शिप से जाएंगे, फिर रेलवे नेटवर्क से चले गए, फिर रोडवेज से चले गए। इस तरह से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये महंगा नहीं पड़ेगा। और मैरीटाइम रोड रूट ऑलरेडी जो है उनके साथ एक इनको डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली मूव करा पाएगा, इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा और रीजनल सप्लाई सिक्योर होगी इस पूरे इलाके के थ्रू। और इसका पूरा फ़ायदा इस रीजन की सभी कंट्रीज़ को देखने को मिलेगा। ये बातें हो गई किसकी? इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की। यहाँ हाइफा पोर्ट की बात फिर हुई, और हाइफा वो इलाका है जहाँ पर वो जो इंडिया का पोर्ट ऑपरेशन अदानी का पहले शुरू हो चुका है। इसके अलावा हाइफा की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। 23 सितंबर को यहाँ पर एक वॉर लड़ी गई थी टू सिक्योर सिनाई पेनिनसुला एंड टू सिक्योर पूरा आपका जो जेरूसलम पैलेस्टीन के इलाका है वहाँ पर, जहाँ इंडियन फोर्सेस भी लड़ी थी। तो हाइफा इज़ अ वेरी हिस्टोरिक सिटी इन दैट रिगार्ड एज वेल। अब हमने ये सब देख लिया, चलो ये देखते हैं कि भाई ये जोग्राफिकली इजिप्ट और ये आसपास के इलाकों में है क्या। देखो यहाँ है आपका इजराइल, ये आपका नेगेव डेजर्ट है, जिसे कह के नेगेव डेजर्ट भी कहते हैं, जब सवाल मैंने पूछा था। अब इसको गौर से देखो, ये पूरा इजराइल का पार्ट है। इजराइल के अंदर ही आपका ये वेस्ट बैंक का इलाका है, जो बाउंड्री में देख रहे हो ये वेस्ट बैंक है। ये रहा तेल अवीव, जो अभी तक ऑफिशियल राजधानी है इजराइल की, लेकिन उन्होंने इसको शिफ्ट करके इधर जेरूसलम के पास पहुंचा दिया था, वेस्टर्न जेरूसलम में। अब यहाँ है गाज़ा स्ट्रिप। याद रखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप है, ये इस इलाके में। यहाँ पर कब्जा है हमास ग्रुप का। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका कब्जा है गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर। गाज़ा कहाँ पर है? इजराइल के अंदर ही। ये आपको इस बैंक के आसपास छोटा सा इलाका है, यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप है। ये जो ऊपर का इलाका है असल में जिसे हम कहते हैं ना पैलेस्टाइन या वेस्ट बैंक, वो ये इलाका है। यहाँ पीछे जॉर्डन रिवर भी बह रही है। यहाँ पर डेड सी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा सलाइन जो लेक है वो ये है, डेड सी। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप डूबते नहीं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि आप पानी के ऊपर ही तैरते रह जाते हैं। डेड सी यहाँ पर है। डेड सी के एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है। यहाँ पर आपका इजराइल वाला हिस्सा है, इसके जस्ट नीचे नेगेव डेजर्ट है, और ऊपर सीरिया है। यहाँ सीरिया का इलाका इजराइल ने कैप्चर कर रखा है, गोलन हाइट्स। यहाँ गोलन हाइट्स है जिस पे कब्जा अभी है किसका? तो इजराइल का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पानी और खेती का सोर्सेस ने उन्होंने गोलन हाइट्स पे कब्जा कर रखा है। एक वॉर हुई थी 1967 में, उसमें इजराइल ने गोलन हाइट्स सीरिया का और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ये जो इलाका है ना सिनाई पेनिनसुला, ये भी कब्जा कर रखा था। सिनाई डेजर्ट के ऊपर जो आता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला नीचे है जो इजिप्ट के पास है, इसके ऊपर भी इजराइल का कब्जा था। सिनाई पेनिनसुला बाद में उन्होंने इजिप्ट के साथ जब उनके संबंध नॉर्मलाइज हुए तो सिनाई पेनिनसुला उन्होंने वापस कर दिया इजराइल को, इजिप्ट को इजराइल ने। लेकिन अभी भी जो सीरिया का गोलन हाइट है उस पर कब्जा इजराइल का ही जमा हुआ है। और ऊपर मेंट हार्मन है, जो लेबनान ऊपर है, इनके याद रखो, ऊपर लेबनान है, साइड में सीरिया है। सीरिया से कब्जा किया हुआ गोलन हाइट्स, नीचे जॉर्डन है, जॉर्डन रिवर है। वहाँ पर आपका जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो पड़ता है, डेड सी है यहाँ पर, नीचे नेगेव डेजर्ट है,
और ठीक इस साइड आपका तल अवीव और गाजा स्ट्रिप है जहाँ पर हमास का इलाका उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर आपकी वेस्ट बैंक में ऑपरेट करती है। ये आपका एक बेसिक डेफिनेशन हो गया जो इजराइल का आपको समझना था। अब कोर चीज़ें हम थोड़ी सी देख लेते हैं नाम के साथ कि कहाँ कहाँ पर क्या। तो ऊपर हाइफा का पोर्ट ये आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ नजरत है, नीचे वेस्ट बैंक है, जॉर्डन रिवर की वैली है, सी ऑफ गैलिली या लेक टिबरिस यहाँ इधर पड़ता है, ऊपर गोलन हाइट्स जो मैंने कहा जो अभी सीरिया का था कब्जा इजराइल का है, नीचे सिनाई पेनिनसुला आता है जो इजिप्ट के पास है, पहले उन्होंने कब्जा करके वापस दे दिया, ये रहा नेगेव, और ये पूरा इलाका आपको देखने को मिल गया इस तरह से है। ये पूरी गाजा स्ट्रिप, गाजा सिटी यहाँ पर है। रामल्ला इज द कैपिटल ऑफ अभी आपका जो वेस्ट बैंक है या पैलेस्टाइन है उसकी जो कैपिटल है उसको रामल्ला उसका नाम है, प्लस जो इजराइल की है उसका नाम है तल अवीव। तो यहाँ रामल्ला है, यहाँ तल अवीव है, ये आपने देख लिया। अब ज़रा इसकी ब्रॉडर ज्योग्राफी अगर हम देखें ना तो यहाँ पर है स्वेज कनाल, ये यहाँ खुदाई की हुई ये स्वेज कनाल है। यहाँ से आप जाकर मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ तक जा सकते हो। तो अगर आपको एशिया के इस रीजन से कहीं से भी कोई शिप्स लेके जाने हैं यूरोप जाने के लिए तो आपको नॉर्मली लोग यही रूट लेते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी वो इलाका जिस पे अगर आप कंट्रोल रखो तो आप जो मूवमेंट ऑफ सप्लाई है दुनिया भर का वो डिसरप्ट कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो आपका उसको ओवरकम करते हो, यहाँ से आप लेके जा रहे हो, ये रूट आपका बन रहा है और अब यहाँ से ऐसे होते हुए निकल जाओगे। ये रूट अभी तक आपका बन रहा है, ग्रीस ट्रीस इटली विटली पकड़ के आप चले जाओगे। तो वो इसको सरकमवेंट करने के लिए है। और इटली जो आपका इजराइल की खास बात यह कि वो एक दांतों के बीच में से जीभ की तरह कहते थे। पूरे आसपास सारे दुश्मन है, सीरिया दुश्मन, लेबनान दुश्मन, जॉर्डन दुश्मन, सऊदी अरब दुश्मन, टर्की दुश्मन, लेकिन फिर भी ये वहाँ सस्टेन कर पाए क्योंकि इनकी मॉडर्नाइजेशन हुई थी इनकी आर्म फोर्सेस की, प्लस इनका जो मोसाद है जो इनकी सीक्रेट एजेंसी है, इज वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट एजेंसी। हमास जो इनके देश में गाजा स्ट्रिप पर कब्जा करके वहाँ पर रूल करता है वो असल में ईरान सपोर्टेड है और बाकी देशों ने भी अरब को सपोर्ट किया था। लेकिन जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है जहाँ इजराइल भी इंडिया के साथ आता है, सऊदी अरब भी इंडिया के साथ आता है, वो दिखता है आपको कि ग्लोबल अलायंसेस कैसे शिफ्ट हो रही हैं, चीज़ें कैसे बदल रही हैं। यानी अब इजराइल से ज़्यादा दुश्मनी इन देशों की रही नहीं जितनी ईरान से हो गई है। तो वो एक डिफरेंस, एक नया बॉल गेम है जो हमें सीखने को मिलता है। पर पहला सवाल मेरा आपसे, हाइफा पोर्ट का आपने समझ लिया, नेगेव डेजर्ट का आपने समझ लिया, मेडिटेरेनियन सी कौन सा आपने समझ लिया, मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्री कौन सी आपने देख लिया, रेड सी कहाँ है वो आपने समझ लिया, स्वेज कनाल कहाँ है आपने समझ लिया, और कौन कौन सी वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज हैं ये आप इस मैप से देख के इसलिए समझ ही सकते हो। तो ये था प्रोमिनेंटली आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको चीज़ें याद रहेंगी। और हालांकि ज़रा कुछ आज टॉपिक था नहीं इस हफ्ते उतना ज़रा न्यूज़ में जितना हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये थी आज की डिस्कशन में, ब्रॉडली डिस्कस कर लिया चीज़ों को। आप सब कुछ याद रखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।